Hi guys, welcome to my channel where we are doing IBI Grade B together. तो एक बार हम एक ग्लांस सिलेबस पे ले लेते हैं। एज यू नो दैट हम सिलेबस को रिटर्न वाइज नहीं कर रहे हैं जैसा इसमें दिया है, बल्कि हम सीक्वेंस वाइज कर रहे हैं जैसे हमको समझ में आएगा। तो हमने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया और चेंजेस इन इंडस्ट्रियल एंड लेबर पॉलिसी को सबसे पहले समझा, क्योंकि हिस्ट्री समझे बिना हमें ये सब कुछ नहीं समझ में आएगा। फिर ऐसा क्या हुआ कि फाइनेंशियल क्राइसिस आया लेबर पॉलिसी और इंडस्ट्री में, जो हमें फिर इंडियन इकोनॉमी को ओपन करना पड़ा। ये हमने कंप्लीट कर लिया पार्ट 2 में। एंड पार्ट 3 में मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ नेशनल इनकम को समझेंगे, क्योंकि अगर ये हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ, मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ यानी ग्रोथ को मेजर करने के टर्म्स क्या-क्या हैं, तो फिर हम समझ पाएँगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे होता है, पॉवर्टी एलिवेशन का क्या मतलब हो गया, पब्लिक फाइनेंस क्या है, ये सारा चीज़ समझ में आने आने लगेगा, ठीक है? तो यू डू नॉट हैव टू थिंक कि अरे इसके बाद ये, इसके बाद ये आना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बस सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस को पढ़ना आपका अपने अकॉर्डिंग होना चाहिए। एंड क्योंकि हम फाइनेंस भी कंप्लीट कर रहे हैं, तो फाइनेंस में हमने स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को खत्म कर लिया है, जिसमें हमने बैंक्स के बारे में पढ़ा है, सीआरआर के बारे में पढ़ा है, एसएलआर, सीआरएआर के बारे में पढ़ा है, लेवरेज रेशियो और बहुत सारे फाइनेंशियल टर्म्स हर तरह के बैंक के बारे में समझा है कि उनके टारगेट्स क्या है, पीएसएल क्या है। आई विल रिकमेंड कि उसको जाके आप देखो, दोनों को देखने से साथ में ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एंड सेकेंडली यहाँ हम फंक्शन ऑफ आरबीआई को स्टार्ट करेंगे। और आज जब ये वाला वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, देन आई विल गो फॉर सर्विसेज सेक्टर इन इंडिया और इंडियन मनी एंड फाइनेंशियल मार्केट, ताकि हम दोनों चीज़ को कंप्लीट करके कर सके। जब हम इंडियन मनी एंड फाइनेंशियल मार्केट की इकोनॉमी से लिंकेज समझ लेंगे, तो वो दोनों रोल अपने आप कनेक्ट होने लगेगा। इसलिए यहाँ पे फिर रोल ऑफ इंडियन बैंक्स एंड रिजर्व बैंक इन डेवलपमेंट प्रोसेस समझ में आने लगेगा। इंडियन बैंक हमने फाइनेंस में पढ़ लिया, रिजर्व बैंक हम पढ़ लेंगे, तो फिर डेवलपमेंट प्रोसेस में उसको इकोनॉमी से लिंक करना हमें अपने आप समझ में आ जाएगा। तो आई होप दिस वाज क्लियर। नाउ लेट्स लुक एट द सिलेबस जो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं, सॉरी द टॉपिक जो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं, नेशनल इनकम, ठीक है? नेशनल इनकम और उसके टर्म्स को हम पढ़ेंगे। जब आज हम ये समझ जाएंगे, तो फिर पर कैपिटा इनकम बहुत इजी हो जाएगा समझना। एंड इफ यू आर नॉट फेमिलियर ऑफ दिस टर्म नाउ, इट्स नॉट एन इशू, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। डेफिनेशन से ही स्टार्ट करते हैं। नेशनल इनकम इज द टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ all final goods and services produced by the normal residents of a country during a specific period, typically one financial year। तो इसमें क्या क्या इकोनॉमिक वर्ड है, हम जानते हैं कि हम डिकोड करना सीख रहे हैं इकोनॉमिक लैंग्वेज को, ताकि हमें स्कीम पढ़ना आए, हमें रिपोर्ट्स पढ़ना आए, हमें इंडिसेस पढ़ना आए, ठीक है? ताकि करंट अफेयर्स इजी लगने लगे। एंड करंट अफेयर्स की वीडियो भी कल आ जाएगी, जिसमें 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक की कंप्लीट अपडेट्स दे दी गई हैं, ठीक है? एक मिनट। आई होप दिस वॉज easy फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अब हम समझते हैं। मॉनेटरी वैल्यू का मतलब होता है, यानी कि आपने ये 2 रुपए का सामान खरीदा, ये 5 रुपए का सामान खरीदा, ये 10 रुपए का सामान खरीदा, अलग अलग सामान है, तो इनका क्या वैल्यू है, कितने का खरीदा, बस वही प्राइस इनका मॉनेटरी वैल्यू है। मॉनेटरी वैल्यू का क्या मतलब हो गया, मनी वाइज वैल्यू, ठीक है? तो नेशनल इनकम ही हम पढ़ रहे हैं, तो ये मॉनेटरी वैल्यू है किसका, फाइनल गुड्स का। फाइनल गुड्स को समझते हैं, जैसे केक है। अब इसको केक बनाने में पहले व्हीट लगा होगा, तो फार्मर ने 50 रुपए का व्हीट दिया, ठीक है? फिर उसके बाद ये ब्रेड बनाने वाले कंपनी के पास गया होगा, उसने 50 रुपीज़ में खरीदा और फिर उसने 100 रुपीज़ में ब्रेड बनाया, टोटल 150 हो गया। फिर केक बनाने वाली कंपनी के पास गया होगा, उसने क्रीम वगैरह इसमें यूज़ किया, उसने 250 रुपीज़ ऐड कर दिया। उसने 150 में खरीदा, उसने प्लस 100 ऐड किया और 250 का उसका केक बना। तो उसका टोटल प्राइस उसने 250 रखा, लेकिन गवर्नमेंट टैक्स भी लेती है, तो 50 रुपये टैक्स ऐड हो गया। तो उस केक का फाइनल प्राइस क्या हो गया, 300। तो ये 300 क्या होगा, उस केक का मॉनेटरी वैल्यू हो गया, क्योंकि ये फाइनल गुड्स है, ठीक है? तो प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री, यानी कि एक कंट्री के लोगों ने जो प्रोड्यूस किया है एक स्पेसिफिक पीरियड में, जनरली इट इज़ अ वन फाइनेंशियल ईयर। तो विदाउट क्रिएटिंग एनी काइंड ऑफ डाउट, आई वुड लाइक टू क्लियर इट हियर कि फाइनेंशियल ईयर किसको बोलते हैं, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। और दूसरा होता है कैलेंडर ईयर, वो किसको बोलते हैं, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक। तो जहाँ फाइनेंशियल ईयर है वहाँ अप्रैल से मार्च, और जहाँ कैलेंडर है वहाँ पे जनवरी से दिसंबर। तो आई थिंक कि अब ये कोई कंफ्यूजन का पार्ट है ही नहीं। एक सेकंड। ओहो।
ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स, हम समझ गए कि नेशनल इनकम मतलब क्या हो गया, कि अगर जो टोटल मॉनेटरी वैल्यू होगा फाइनल सामान का, जो कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के बीच में बना है एक एरिया, क्या है कि 1 अप्रैल 2025 से लेकर मान लेते हैं 31 मार्च 2026, तो ये हो जाएगा उस कंट्री का नेशनल इनकम। कैसे आया ये पैसा? उस कंट्री के रेसिडेंट्स ने कमाया, ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स द एग्रीगेट इनकम अर्न्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अब हम समझते हैं बोथ विद इन फ्रॉम द कंट्री एंड फ्रॉम अब्रॉड। सबसे पहला बात होता है कि एग्रीगेट इनकम क्या होता है। इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल पेमेंट रिसीव बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विस विद इन एन इकोनॉमी ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड। तो डेफिनेशंस पे पहले ध्यान नहीं देना है, पहले समझना है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शंस के फैक्टर, कोई भी प्रोडक्शन करने में क्या क्या फैक्टर लगता है वो समझ लेते हैं। एक तो लैंड लगेगा फैक्ट्री लगाने के लिए, लेबर लगेगी फैक्ट्री में काम करने के लिए, कैपिटल लगेगा फैक्ट्री चलाने के लिए, और एंटरप्रेन्योरशिप लगेगा ताकि लीडरशिप हो आइडियाज़ के लिए। एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट, यही फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन करने के, प्रोडक्शन यानी किसी सामान को बनाने का। तो उसका जो उन सबका काम होके एग्रीगेट इनकम आएगा। उस इनकम को हम बाद में लेबर को भी देंगे सैलरी के वे में, लैंड का रेंट देंगे, कैपिटल आएगा तो उसमें से कुछ प्रॉफिट रखेंगे, लेकिन फिर उसी पैसे से वापस भी तो फैक्ट्री में प्रोडक्शन का काम होगा। और एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि वो प्रॉफिट कौन रखेगा? जो लीडर होगा वो रखेगा, राइट। तो यही कह रहा है कि एग्रीगेट इनकम टोटल वैल्यू है वही पेमेंट्स का जो कि रिसीव होती हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से, ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप से फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, गुड्स प्रोड्यूस करने में विद इन एन इकोनॉमी ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड। अभी अक्सर जब हम पढ़ते रहते हैं तो हमको, मेरे को पर्सनली पहले एक चीज़ समझ नहीं आता था कि यहाँ लिखा रहता था गुड्स, सॉरी, गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स का मतलब जैसे मशीन हो गया, लैंड हो गया, सामान हो गया, ठीक है। और सर्विसेज का क्या मतलब हो गया? सर्विसेज का मतलब हो गया कि जैसे आईटी सेक्टर में बंदा वहाँ काम कर रहा है, वो अपना सर्विस दे रहा है, वो भी काम कर रहा है, लेकिन वो लेबर नहीं कर रहा है, वो एक सामान नहीं है, वो इंटेलेक्चुअली सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कि अगर ओमान एक कंट्री है और इंडिया एक कंट्री है, इंडिया ओमान को 2 करोड़ का गुड्स दिया, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे मर्चेंडाइज, यानी कि गुड्स, यहाँ पे सामान इन्वॉल्व है। लेकिन फिर अगर 10 करोड़ तक का सर्विस दिया, यानी क्या, इंडिया अपना वैल्यू दिया उसको, जैसे कि ये कंप्यूटर में उसको काम करने के लिए बंदा दिया, यानी या फिर उसके यहाँ कोई फैक्ट्री में चलाने के लिए लोगों को दिया, तो ये सब क्या है? ये सर्विस है ना, ये लोग तो गुड्स नहीं है। तो आई होप दिस वाज इजी टू अंडरस्टैंड। एक सेकेंड। तो ये भी क्लियर हो गया। अभी तक हमने क्या क्या क्लियर कर लिया? हमारा नेशनल इनकम होता क्या है, एग्रीगेट इनकम क्या होता है। अभी हम फ्लो कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इट इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यूजली ईयर, मेकिंग इट अ फ्लो rather than फिक्स स्टॉक। अब ये देखो, हमने अभी देखा कि हम 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में जो हो रहा है एक बार में उसको मेजर करते हैं, इसीलिए इसको हम फ्लो कैपिटल बोलते हैं, ना कि फिक्स्ड। फिक्स्ड रहता तो जैसे कि जनवरी में देखते हैं, फिर फरवरी में देखते हैं, फिर मार्च में देखते हैं ना। इसको हम एक ईयरली बेसिस पे चेक करते हैं, इसलिए इसको हम फ्लो कॉन्सेप्ट बोलते हैं। आई थिंक दिस वाज इजी टू अंडरस्टैंड। जीडीपी के बारे में जानते हैं, पहले भी वीडियो में हमने जीडीपी पढ़ा है, बट आज हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इट इज द टोटल मॉनेटरी और मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड। यानी जो केक का एग्जांपल हमने लिया था, तो लास्ट प्रोडक्ट क्या है? केक है। और सारा टैक्स वैक्स लगा के उसमें पैसा कितना ऐड हो रहा है? 300। एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री बॉर्डर ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड, टिपिकली ए ईयर और ए क्वार्टर। ईयर और क्वार्टर। अब क्वार्टर क्या होता है, ईयर क्या होता है? ईयर हम जानते हैं एक साल पूरा, क्वार्टर
एक साल के अलग-अलग महीने को। जैसे कि हो गया अप्रैल से लेकर जून तक, फिर जुलाई से सितंबर तक, फिर अक्टूबर से दिसंबर तक ऐसे। और इसके बारे में भी हम नीचे पढ़ेंगे। जीडीपी फोकसेस ऑन द टेरिटरी। टेरिटरी मतलब क्या लिखा है यहाँ पे कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री बॉर्डर्स, विद इन अ कंट्री बॉर्डर यानी कि इंडिया है, इंडिया के अंदर जितना काम हो रहा है उससे जितना इनकम जनरेट हो रहा है उसको ही हम जीडीपी बोलते हैं। तो ये टेरिटरी पे फोकस करता है। इफ ए फॉरेन कंपनी, मान लो अगर जापानीज कार मैन्युफैक्चर करती है गुड्स इंडिया में, तो वो इंक्लूड हो जाता है इंडिया के जीडीपी में। मान लो कि जापानीज कंपनी है, यहाँ पे कार बना रही है, तो पेमेंट कहाँ जनरेट करी है, यहीं पे जनरेट करी है, तो वो भी जीडीपी में ऐड हो जाता है। ठीक है। अभी नेशनल इनकम क्या है? नेशनल इनकम फोकस करता है लोगों पे। इट इंक्लूड्स द अर्निंग ऑफ एन इंडियन इंजीनियर working temporarily abroad but excludes the profit of a foreign company operating within India that are sent back to its home country। इसका क्या मतलब हुआ? इसका यही मतलब हुआ कि जापानीज कंट्री जैसे यहाँ पे बना रही थी, तो उसमें इंडिया के भी कुछ लोगों का अर्निंग होगा, क्योंकि इसमें काम तो इंडिया का कर रही है, क्योंकि कंपनी कहाँ है? इंडिया में है। और मान लो कि कोई इंडियन कंपनी जापान में अगर चल रही है, तो वहां भी कुछ इंडियंस का अर्निंग हो रहा है, क्योंकि जो अभी से होता है बॉस तो इंडियन है, और यहाँ जो स्टाफ है वो इंडियन है। तो ये स्टाफ और यहाँ बॉस का कमाई ऐड होता है नेशनल इनकम में। क्यों? क्योंकि ये लोग कमा के कुछ ना कुछ इंडिया तो भेज ही रहा है, ऐसा थोड़ी है कि कुछ भी नहीं भेज रहा है। तो ये क्या है? इट इंक्लूड्स द अर्निंग ऑफ एन इंडियन इंजीनियर वर्किंग टेम्पररली अब्रॉड बट एक्सक्लूड द प्रॉफिट ऑफ ए फॉरेन कंपनी ऑपरेटिंग विद इन इंडिया दैट आर सेंट बैक टू होम कंट्री। ये बंदा अगर मान लो यहाँ जो स्टाफ अर्न कर रहा है, तो ये स्टाफ अर्न करके क्या करेगा? यहाँ देगा। ठीक है, राइट। एक सेकंड। तो ये जो स्टाफ यहाँ पे अर्न कर रहा है, तो ये स्टाफ कुछ ना कुछ तो यहाँ पे अपने घर चलाने के लिए, सामान खरीदने के लिए, तो ये जीडीपी में ही कहीं ना कहीं से ऐड हो रहा है। लेकिन जो बॉस है, मेन कंपनी है, उसका पैसा नहीं ऐड होगा। क्यों? क्योंकि वो तो वापस जापान जा रहा है, इसलिए। तो इनकम फोकस करता है कि यहाँ के लोग कितना अर्न कर रहे हैं, फॉरेन के लोग, फॉरेन में हमारे लोग कितना अर्न कर रहे हैं, लेकिन जीडीपी में सब कुछ ऐड हो जाता है। ठीक है। डिप्रिसिएशन का मतलब होता है जीडीपी इज ग्रॉस, मीनिंग इट डज नॉट अकाउंट फॉर द वियर एंड टीयर ऑफ मशीनरी और इंफ्रास्ट्रक्चर। नेशनल इनकम इज नेट, सब्ट्रैक्टिंग दिस कॉस्ट टू सो सस्टेनेबल इनकम। नाउ वी विल डू इट टू वेट। लेट्स जस्ट फोकस ऑन अभी डिप्रिसिएशन पार्ट। हमने जीडीपी के बारे में देखा, तो हम देख रहे हैं कि जीडीपी में जितना कमा रहा है यहाँ का लोग, यानी कि लोग भी नहीं, यहाँ जितना इंडिया के अंदर काम हो रहा है सब कुछ ऐड हो जा रहा है। हमने नेशनल इनकम के बारे में समझा कि यहाँ के लोग जितना काम कर रहे हैं और बाहर में हमारे लोग जितना काम कर रहे हैं वो ऐड हो रहा है। ठीक है। वो हमारे देश का टोटल नेशनल इनकम होगा। फिर हम यहाँ एक कॉन्सेप्ट मिलते हैं, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को हम सीएफसी भी बोलते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना है। तो डेप्रिसिएशन कैसे हो गया? अब मान लो आज हम ये सामान खरीद के लेके आए हैं, ये एक फैन है। 2 साल बाद ये फैन पहले जैसा तो नहीं रहेगा, इसमें थोड़ा जंग लग जाएगा, इसका थोड़ा स्पीड कम हो जाएगा, कुछ इसमें खटर पटर होने लगता है। तो ये क्या हुआ? इसका जो वैल्यू है वो रिड्यूस हो गया। तो बस ये जो इसका वैल्यू टाइम के साथ रिड्यूस हो गया, इसको हम बोलते हैं डिप्रिसिएशन या फिर सीएफसी। तो डिप्रिसिएशन, तो अब यहाँ पे 2 वर्ड आया फिर से, ग्रॉस और नेट। जब हम सारे लॉस को हटा देते हैं, यानी कि माइनस करते हैं, यानी कि 8,000 आपका सैलरी आया, आपने इसमें से 2,000 टैक्स भर दिया, 1,000 आपने पीएफ काटने के लिए रख दिया, तो ये 3,000 है। तो 8,000 में से 3,000 चला गया, अब 5,000 आपके पास बचा। ये हुआ आपका नेट सैलरी। और 8,000 आपका सैलरी है, ये हो गया आपका ग्रॉस सैलरी। ठीक है। तो ग्रॉस यहाँ भी वही मतलब हो गया।
जब आपने वियर एंड टियर यानी डिप्रिसिएशन का वैल्यू नहीं हटाया है, टैक्स नहीं हटाया है, सब्सिडी नहीं हटाया है, तो वो ग्रॉस है। और जब आपने सब हटा के एक्चुअल देखा कि मेरे पास क्या है, तो वो नेट है। तो जीडीपी इज ग्रॉस, मीनिंग इट डज नॉट अकाउंट फॉर द वियर एंड टियर ऑफ मशीनरी। नेशनल इनकम इज नेट, ये सब्ट्रैक्ट कर देता है शो करने के लिए कि सस्टेनेबल इनकम कितना है। ठीक है, अभी है नेट। अभी हम सिर्फ टर्म से वाकिफ हो रहे हैं, बाद में सारे डॉट्स अपने आप कनेक्ट हो जाएंगे, तो हर बनाना नहीं है। ठीक है, अभी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एनएफआई है। तो ये डिफरेंस है बिटवीन, एक सेकेंड, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट रेसिडेंट कैन व्हाट रेसिडेंट अर्न अब्रॉड एंड व्हाट फॉरेनर्स अर्न डोमेस्टिकली। अभी मैंने बताया, हमने अभी एक टर्म पढ़ा कि कैसे पता चलता है कि क्या काम हो रहा है। तो नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड ही वो टर्म है जिससे डिफरेंस पता चलता है कि हमारे रेसिडेंट्स बाहर कितना काम कर रहे हैं और फॉरेनर हमारे यहाँ कितना काम कर रहे हैं। तो इसका जो डिफरेंस निकलेगा उसी को हम बोलेंगे नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड। अब इस फैक्टर को समझते हैं कि सॉरी, नेट ऐड कैसे होता है, एनएफआई है। अब मान लेते हैं कि हमारे यहाँ जापानीज कंपनी ने 20 करोड़ का काम किया और हमने दूसरे देश में 25 करोड़ का काम किया। तो इंडियन नेशनल इनकम है 25 करोड़ माइनस 20 करोड़, यानी 5 करोड़ हमारा अपना प्रॉफिट है नेट। हमने ज़्यादा काम किया तो ये ऐड हो जाता है नेशनल इनकम में। ठीक है, ये नेट है। लेकिन ऐसे हमने काम कितना किया, 25 का किया। ठीक है, तो वो ऐड हो जाएगा डायरेक्टली डायरेक्टली। ठीक है, और मान लो जब हमने 15 का काम किया, उन्होंने 20 का काम किया, तो फिर हम लॉस में है 5 करोड़। तो ये क्या नेट में आएगा, नेट, क्योंकि ये फाइनल है, सस्टेनेबल है। लेकिन ऐसे हमने फिर भी 15 करोड़ का काम तो किया है ना, कंपैरिजन में हम कम है। जितना वो हमारे यहाँ से ले कमा के जा रहे हैं, हम उससे ज्यादा कमा रहे हैं या कम कमा रहे हैं। तो नेशनल इनकम क्या है, जीडीपी plus net factor income from abroad, connect the dots, minus depreciation and minus indirect taxes। इनडायरेक्ट टैक्स में सबसे पहला चीज तो जीएसटी ऐड करना है, क्योंकि जीएसटी माइनस हो जाता है। ठीक है, अभी हम अलग अलग चीजों को अब पढ़ते हैं कि कौन सा टैक्स क्या होता है, कौन सा क्या। एक सेकेंड, यस, लेट्स डू इट। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। नाउ लेट्स डू प्रोडक्शन टैक्सेस को समझते हैं। अब हम टैक्सेस समझेंगे और उनके टाइप्स को समझेंगे कि कैसा कैसा टैक्स लग रहा है। सबसे पहले तो प्रोडक्शन टैक्स यानी फिक्स्ड कॉस्ट। अभी हमने दो चीजें पूरा पढ़ा था ऊपर, फ्लो इनकम और फिक्स स्टॉक। तो इससे हमको एक चीज तो समझ में आया था कि जो चीज चेंज हो सकती है, वो फ्लो इनकम है। क्योंकि ये तो डिपेंड कर रहा था ना कि सालाना इनकम, नेशनल इनकम हमारा कैसा होगा, जैसा काम होगा एक मतलब जगह पे। लेकिन फिक्स चीजों का क्या मतलब हुआ कि वो उतना ही रहता है, चेंज नहीं हो सकता। और चेंज नहीं हो सकता इसका ये मतलब नहीं है कि 2 ही रुपया रहेगा, 5 रुपया बोल रही हो तो 5 ही रुपया रहेगा, नहीं। इसका ये मतलब होता है कि वो टैक्सेस आप काम करोगे तब भी आप पे रहेगा, आप नहीं काम करोगे तब भी आप पे रहेगा। वो आपको टैक्स सिर्फ एग्जिस्ट करने के लिए लिया जा रहा है। तो फिक्स का यही मतलब हो गया। अब हम इसको स्टॉक से नहीं बल्कि कॉस्ट पे पढ़ेंगे। ठीक है, पर हमने स्टॉक पे पढ़ा था। These are taxes paid by a business simply for the right to operate or use a location। ठीक है, अब मान लो कि एक बिजनेस है जो स्टेबल लगना चाहती है, टाटा है। टाटा ने बोला कि कोलकाता में हम यहाँ पे बिजनेस करेंगे। ठीक है, तो अब उसको लैंड चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स चाहिए, बेसिक चीजें जो चाहिए। तो वो गवर्नमेंट को बोलेगी कि हमको इस जगह पर लैंड चाहिए इस बिजनेस के लिए।
गवर्नमेंट बोलेगी तो टैक्स देना पड़ेगा। ये टैक्स आप सामान बेच पाओगे, यानी कि फैक्ट्री में कुछ ना कुछ सामान तो बनेगा, बेच पाओगे तब भी लगेगा, आप अगर कुछ नहीं बेच पाओगे तब भी लगेगा, आप सामान बेचने से पहले ही आपको लग जाएगा। ये टैक्स आपको सिर्फ लग रहा है एग्जिस्ट करने के लिए, कि आप फैक्ट्री चाहते हो अपना एग्जिस्टेंस में लाना, तो पहले तो टैक्स भरो उस चीज़ के लिए, ठीक है? क्योंकि गवर्नमेंट अगर आपको लैंड दे रही है तो आपको उसके बदले टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा ना। तो बस वही बात है। हम्म, हम्म। उसके बाद क्या था, दिस आर टैक्सेस पेड बाय अ बिजनेस सिंपली फॉर द राइट टू ऑपरेट और यूज अ लोकेशन। दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ हाउ मच द बिजनेस एक्चुअली प्रोड्यूस। तो उनको कोई मतलब नहीं है कि आपका बिजनेस क्या प्रोड्यूस करता है क्या नहीं प्रोड्यूस करता है, पर आपको इतना टैक्सेस तो पे करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप लैंड ले रहे हो, आप एग्जिस्ट कर रहे हो, इसलिए आपको देना पड़ेगा। यू पे दिस इवन इफ यू प्रोड्यूस 0 यूनिट्स। तो अगर आप 0 यूनिट्स सामान कुछ नहीं भी बेच रहे, आप प्रोड्यूस कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपका प्रोडक्शन तो है, आप लैंड तो लिए हो ना वही करने के लिए, तो इसका टैक्स दो। अब इसका एग्जाम्पल किस तरह का टैक्स का बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लैंड रेवेन्यू पेड ऑन द फैक्ट्री लैंड रिगार्डलेस ऑफ आउटपुट, प्रोफेशनल टैक्स फॉर प्रैक्टिसिंग अ ट्रेड। अब आप बिजनेस कर रहे हो, आप ये बिजनेस करने लायक भी हो या नहीं हो, आपके पास लाइसेंस है तो कहाँ से बनवाया, इन सब चीज़ों पे लगता है टैक्स, ठीक है? तो इसको प्रोफेशनल टैक्स बोलेंगे। ओप्स, सॉरी। उसके बाद आता है, बाय द वे आई हैव मेंशन माय टेलीग्राम चैनल, तो इफ़ यू वांट यू कैन फॉलो इट, मैं वहाँ पे पीडीएफ्स प्रोवाइड कर देती हूँ। नाउ स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फीस पेड व्हेन बाइंग लैंड और साइनिंग लीगल प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो ये रजिस्ट्रेशन वगैरह की भी फीस लगते हैं, कि अपने लैंड पहले खरीदा, फिर उसका रजिस्ट्रेशन कराने अपने नाम पे आपको फी लगेगा, फिर आपको वहाँ काम करने के लिए लाइसेंस का फी लगेगा। ये सारे टैक्स कौन सा है, प्रोडक्शन, यानी किसी सामान का प्रोडक्शन करने के लिए आप पहले टैक्स दे रहे हो। टैक्स नंबर 1 था ये। अब टैक्स नंबर 2, प्रोडक्ट टैक्स, वेरिएबल कॉस्ट। अभी हमने क्या पढ़ा था, फिक्स कॉस्ट, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, वेरिएबल। फिक्स मतलब जो चेंज नहीं हो सकता, ये आपको देना ही पड़ेगा। वेरिएबल डिफर करता है, कैसे, ऐसे कि मान लो हमने 2 सामान खरीदा और इस पे 30 रुपए का टैक्स है, तो टैक्स कितना पे करेंगे, 60 रुपीज। अगर एक सामान खरीदा तो कितना पे करेंगे, 30। 100 पीस खरीद लिया तो कितना पे पे करेंगे, 300, ठीक है? आई होप दिस वॉज क्लियर, हाँ 3000। तो आई होप ये बहुत ज़्यादा इजी था समझने में, पर ये इतना ही नहीं था, वी विल डू मोर। एक मिनट, ठीक है? अभी समझते हैं। These are taxes paid on each unit of a good or services product or sold. They depend entirely on the volume of the production. Key idea, if you produce more, you pay more tax. अगर आप 100 सामान बेच रहे हो तो उस पर टैक्स कितना होगा, ज़्यादा होगा। 10 बेच रहे हो तो इस पे सामान कम होगा। अब ये टैक्स देता कौन है, ये टैक्स देते हैं हम और आप, कंज्यूमर्स, कस्टमर्स। प्रोडक्शन टैक्स कौन देता है, बिजनेस ओनर्स, कंपनी। जिसको लैंड लैंड हम और आप नहीं खरीद रहे, वो खरीद रहे हैं। सामान कौन खरीद रहा है, हम। तो प्रोडक्शन टैक्स कौन देगा, वो। प्रोडक्ट टैक्स कौन देगा, हम। जीएसटी, ठीक है? इन 2026 इंडिया यूज करता है 5%, 18% और 40% का स्लैब। एक्साइज ड्यूटी, ये स्पेसिफिकली अल्कोहल या फिर टोबैको प्रोडक्ट्स पे लगता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, सिन गुड्स। कस्टम ड्यूटी पेड पर यूनिट ऑफ इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड गुड। कस्टम यूनिट्स क्या होता है, यानी कि ये सामान आया है बाहर से, फॉरेन से आपने कोई सामान ऑर्डर किया इंस्टा से, तो उस पे क्या होगा, ऑटोमेटिकली कस्टम ड्यूटी लगेगा। तो वो अगर 2000 का सामान है तो उसमें कस्टम ड्यूटी ऑलरेडी एडेड है।
और ये चार्जेस हाई होते हैं क्योंकि इसको मेंटेनेंस करना पड़ता है बाहर से सामान मंगवाने में। जस्ट लाइक टैक्सेस, अब ये समझ में आ गया ना, प्रोडक्शन टैक्स एंड प्रोडक्ट टैक्स इज नॉट अ हैक एनीमोर। आई डोंट थिंक कि है भी, बिकॉज अब क्या है, क्या इसमें इतना इजी तो था समझना प्रोडक्शन टैक्स और प्रोडक्ट टैक्स को। प्रोडक्शन टैक्स जो कंपनी देती है, प्रोडक्ट टैक्स जो हम आप देते हो, ठीक है। तो आई थिंक ये नहीं अब समझने में कोई प्रॉब्लम होगा। प्रोडक्शन टैक्स कंपनी देती है, प्रोडक्ट टैक्स हम देते हैं। सेल हो या ना हो, कंपनी को प्रोडक्शन टैक्स देना पड़ेगा। पर यहाँ है कि अगर एक सामान बिकेगा तो हम एक सामान का टैक्स देंगे, दो सामान बिकेगा तो हम दो सामान का टैक्स देंगे, तीन सामान बिकेगा तो हम तीन सामान, और जैसे जितना सामान बेचेंगे उस हिसाब से हम टैक्स देंगे। ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद लैंड रेवेन्यू, स्टैम्प रजिस्ट्रेशन फी, प्रोफेशनल लाइसेंस टैक्स, ये सब होता है प्रोडक्शन टैक्स। जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ये सब होता है प्रोडक्ट टैक्स। तो आई थिंक दिस वाज क्लियर। अब आ जाते हैं प्रोडक्शन सब्सिडीज पे। जस्ट लाइक टैक्स, सब्सिडीज भी सेम ही लॉजिक मतलब फ्लो फील करती हैं। प्रोडक्शन सब्सिडीज किसको लगता है? बिजनेस को। प्रोडक्ट सब्सिडी किसको लगता है? हमको और आपको। आई थिंक अब तो बहुत इजी लग रहा होगा। प्रोडक्शन सब्सिडी इज जनरल सपोर्ट फॉर ए बिजनेस दैट डजंट चेंज विथ आउटपुट। सब्सिडी सबसे पहले क्या होता है? हमने इकोनॉमी पार्ट वन में ये चीज़ पढ़ लिया था, तो मुझे नहीं लगता है मैं अभी फिर से क्लियर करूंगी। लेकिन सब्सिडीज होता है ग्रांट्स जो गवर्नमेंट देती है, लीज, रिलीज, यानी कि आप यहाँ पे अब जैसे कि मान लो एक गांव है, गौ सरकार चाहती है इसका डेवलपमेंट करवाना, तो सरकार बोलेगी कि यहाँ पे फैक्ट्री लगाइए, ताकि फैक्ट्री लगेगा तो लोग को काम मिलेगा, लोग को काम मिलेगा तो लोग को सैलरी मिलेगा, सैलरी मिलेगा तो फिर लोग पेमेंट घर वहाँ पे लेगा, काम करेगा, खरीदेगा, तो इससे मार्केट का इनकम बढ़ेगा। तो ऐसे क्या होगा, एक एक करके वहाँ पे डेवलपमेंट आने लगेगा। तो ये डेवलपमेंट आने के लिए सरकार बोलेगी यहाँ पे आप फैक्ट्री लगाओ। अब कंपनी बोलेगी हम यहाँ क्यों फैक्ट्री लगाए, हमारा क्या फायदा है? तो सरकार बोलेगी कि जैसे बाहर में आप लगा रहे थे तो आप 1 लाख का जमीन खरीदे थे, यहाँ आपको 70,000 में ही मिल जाएगा। वहां पे इलेक्ट्रिसिटी पे 10,000 पे कर रहे थे, यहाँ आप 5,000 ही पे करोगे। तो कंपनी देखेगी कि हाँ यहाँ तो हमारा प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे ही हम जमीन ले लेते हैं। गॉट इट? आई थिंक इट वाज नॉट दैट हार्ड टू अंडरस्टैंड। सब्सिडीज क्या होती है ये समझ में आ गया। तो ये प्रोडक्शन सब्सिडी था कि गवर्नमेंट ग्रांट देती है, बिल्ड अ फैक्ट्री इन रूरल एरियाज, और इंटरेस्ट सब्सिडीज फॉर फार्मर्स। प्रोडक्ट सब्सिडीज क्या होता है? वो पेमेंट होता है गिवन पर यूनिट टू लोअर द फाइनल प्राइस फॉर कंज्यूमर्स। फूड, फर्टिलाइजर, फ्यूल सब्सिडी। अब मान लो कि फार्मर को फर्टिलाइजर खरीदना है, नाइट्रोजन, क्योंकि आपको पता है कि नाइट्रोजन कितना इंपॉर्टेंट है और हमारे सॉइल में नाइट्रोजन कम होता है, तो नाइट्रोजन चाहिए। तो अब हर फार्मर को चाहिए, लेकिन बहुत सारे तो मोस्ट तो पुअर फार्मर है, कैसे अफोर्ड करेंगे? तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि नाइट्रोजन ब्रांड बना दिया, भारत फर्टिलाइजर बोल के। अब बोला कि अगर आप यहाँ से खरीदेंगे तो 10,000 का सामान आपको 2,000 का मिलेगा। तो ये कस्टमर को मिला। तो ये एक सामान बिकेगा तो एक सामान पे एक बार सब्सिडी, दूसरे सामान पे फिर दूसरे बार सब्सिडी। और यहाँ क्या होता है, एक बार में सब्सिडी मिल जाता है एक बार लैंड लेने पे, ठीक है। तो प्रोडक्ट सब्सिडी और प्रोडक्शन सब्सिडीज भी क्लियर हो गया, और प्रोडक्शन और प्रोडक्ट टैक्स भी क्लियर हो गया। अब आता है, फिर अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था, ग्रॉस और नेट। तभी हम ग्रॉस पर रहे थे। अब ये कंपनी सेटअप हो रही है, तो इसने सरकार को प्रोडक्शन टैक्स दिया, क्योंकि और इसको सरकार से प्रोडक्शन सब्सिडी भी मिली, ठीक है। दोनों चीज होगा ना। प्रोडक्शन टैक्स कैसे दिया? अब सरकार ने बोला कि आप ये रूरल एरिया में आप जमीन में आप ये करो, सॉरी लैंड लगाओ। तो इसने कहा कि ठीक है हम लगाएंगे लैंड, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको कुछ सब्सिडी चाहिए। तो अभी हमने पढ़ा कि 1 लाख का, सॉरी 1 लाख का हमारा लैंड था। सरकार बोली कि ठीक है 70 के देंगे, लेकिन 70 के अभी भी तो पे करना है ना, तो वो क्या है, प्रोडक्शन टैक्स। लेकिन 30 के का ग्रांट मिल गया, वो है प्रोडक्शन सब्सिडी। तो जब हम एक्चुअल में देखना चाह रहे हैं कि हमको कितना टैक्स मिला, तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन टैक्स से प्रोडक्शन सब्सिडी को माइनस कर देंगे।
1 लाख हमारा टैक्स था। सॉरी, हाँ, 1 लाख था। और हमको 30K का ग्रांट मिला, तो अब हम 70K पे किए। ये क्या है? ये मेरा नेट प्रोडक्शन टैक्स है। ये मेरा ओरिजिनल प्रोडक्शन टैक्स था। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्शन टैक्स पेड बाय बिजनेसेस एंड प्रोडक्शन सब्सिडीज दे रिसीव। तो गवर्नमेंट को अगर टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो वो थोड़ी कैलकुलेट करेगी कि हाँ, ये कंपनी हमको 1 लाख दिया। नहीं, हो सकता है बगल वाला कंपनी 1 ही लाख दे रहा हो, लेकिन ये कंपनी 70,000 दिया। तो इस कंपनी का नेट देखने के लिए, अगर मान लो कहीं पे कोई फाइल मेंटेन हो रहा है, सॉरी, अगर कहीं पे कोई फाइल मेंटेन हो रहा है कि हाँ, कितना टैक्स आया है इस जगह से इस जगह से, तो अगर कहीं पे सिर्फ 70,000 लिख दिया जाएगा, तो उसको कैसे समझ में आएगा कि यहाँ से 70,000 क्यों लिया गया, अगर यहाँ 1 लाख लिया जाता है तो क्यों? तब उस पर माइनस करेगा कि अच्छा, 1 लाख था पर 30,000 का इनको ग्रांट मिला क्योंकि ये इस जगह पे लिए हैं गवर्नमेंट के कहने पे, इसलिए यहाँ पे 70,000 लिखा है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अब ऐसे ही आ जाता है प्रोडक्ट टैक्स। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्ट टैक्स एंड प्रोडक्ट सब्सिडीज। अब मान लो कि गवर्नमेंट अगर अपना नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रही है, ठीक है, तो वो देखेगी कि अरे, फर्टिलाइजर सेक्शन में तो हमें बहुत लॉस हुआ है, हमने अपना कैपिटल लगाया है। ठीक है, ये सारा चीज समझने के लिए कैपिटल वगैरह गो एंड वॉच इकोनॉमिक 1 एंड इकोनॉमिक पार्ट 2। तो बेसिकली सरकार कहेगी कि अरे, हमें तो बड़ा लॉस हुआ है इन सब जगहों पे, लेकिन क्या है, वो हमारे देश के फार्मर्स को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट ही कर रहा है। इसके लिए यहाँ पे सरकार देखेगा कि अच्छा, ये टोटल यहाँ 2,000 का फर्टिलाइजर बिकना चाहिए था, पर यहाँ से हमको 500 आया है, क्योंकि हमने 1,500 का तो सब्सिडी दे दिया है। इसीलिए इसको हम बोलेंगे नेट। नेट वो जो ओरिजिनली आया है, और ग्रॉस वो जो होना चाहिए था। ठीक है, अब हमने टैक्स और सब्सिडीज को क्लियर कर लिया है। अब हम प्राइस को समझेंगे कि प्राइस क्या होता है। प्राइस बेसिकली वो प्रिंटेड रिटर्न कहेंगे अमाउंट है किसी भी गुड्स का, जिसके बेसिस पे हम उस गुड्स को खरीद लेते हैं। ठीक है, जो देखें। अब ये कॉस्ट जो है, हर किसी के लिए अलग अलग लेवल पे कैलकुलेट हो रहा है। कैसे? जो टैक्स कंपनी दे रही होगी, सॉरी, जो कॉस्ट कंपनी को लग रहा होगा, वो कॉस्ट हमको तो नहीं लग रहा है, क्योंकि कंपनी होलसेल लेवल पे चलता है, राइट? और हम इसको ले रहे हैं रिटेल प्राइस पे। तो दोनों प्राइस अलग तरीके का है, तो दोनों प्राइस का काउंटिंग भी अलग तरीके से होता होगा। तो चलो उस चीज़ को अब समझते हैं कैसे होता है। एक मिनट, इसको इरेज कर लेते हैं। ये सब जो हम बोल रहे हैं, ये सबको लिखने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये जो ऑलरेडी प्रिंटेड है ना, ये लिखने का ज़रूरत है। तो प्लीज़ ज्वाइन द चैनल एंड यू विल गेट द पीडीएफ। वहाँ से आराम से आप लिख पाओगे, क्योंकि अभी सुनने ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अभी फैक्टर कॉस्ट को समझते हैं। द प्रोड्यूसर्स इंटर, एक सेकेंड। हम्म, और ये कलर सही नहीं है। द प्रोड्यूस, ओ गॉड, द प्रोड्यूसर्स इंटरनल कॉस्ट, यानी कि जो सामान बेच रहा है प्रोड्यूसर, उसको कितना कॉस्ट लग रहा है। थिंक ऑफ इट एज द रॉ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि ओरिजिनली कितना लगा। It is the sum of all payments made to the factors of production. I think it is the easiest way you can remember. अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि factors of production क्या है। लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, और entrepreneurship है। इसके बिना कोई भी बिजनेस नहीं हो सकता। आई थिंक द कलर इज नॉट राइट टू राइट। ठीक है, लैंड, लेबर है, कैपिटल है और एंटरप्रेन्योरशिप है। इसके अंदर क्या क्या होता है? लेबर के लिए वेजेस, वेजेस बोले तो सैलरी। रेंट फॉर द फैक्ट्री, लैंड के लिए, लैंड पे ही फैक्ट्री बनेगा ना। इंटरेस्ट ऑन लोन्स। कैपिटल आया तो कैपिटल फिर किस चीज़ में? कैपिटल में दो पार्ट है, वो प्रॉफिट तो है ही, कुछ तो रखेगा ही, वरना ओनर का घर कैसे चलेगा। लेकिन
उसी पैसे से तो वो वापस कंपनी में भी लगा रहा है ताकि वो अपनी कंपनी को और ग्रो कर सके। एंड द प्रोड्यूसर्स प्रॉफिट। ठीक है, इसके अंदर क्या नहीं है? इसके अंदर कोई भी गवर्नमेंट का टैक्स नहीं है और सब्सिडी नहीं है। गवर्नमेंट का टैक्स यानी कि इसके अंदर कोई भी क्या बोलते हैं आपको, अ, इसके अंदर अभी भी कोई भी, अभी जो हमने पढ़ा, टैक्स नहीं है ऊपर, और सब्सिडी जो दे रहा है गवर्नमेंट, ये फैक्टर कॉस्ट पे नहीं लगता है, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट किस पे लग रहा है? सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन के फैक्टर्स पे। ठीक है, तो ये प्रोड्यूसर के व्यू पॉइंट से हाउ मच इट एक्चुअली कॉस्ट टू मेक द आइटम। नाउ वी विल गो फॉर बेसिक प्राइस, द फैक्ट्री गेट प्राइस। This is the amount the producer actually receives after accounting for government intervention that are related to the production. पर सेल से नहीं। अभी तक हम सेल्स पे नहीं पहुंचे, यानी कि प्रोडक्ट पे नहीं पहुंचे हैं। अभी हम किसका बात कर रहे हैं? अभी हम प्रोडक्शन का ही बात कर रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्शन में हमने एक तो फैक्टर कॉस्ट पढ़ लिया। फैक्टर कॉस्ट किस चीज का है? जिसमें से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। पर यहाँ क्या बता रहा है? गवर्नमेंट इंटरवेंशन। गवर्नमेंट फैक्टर कॉस्ट में ना टैक्स इंक्लूडेड है ना सब्सिडीज इंक्लूडेड है, लेकिन बेसिक प्राइस में देखते हैं। यू टेक द फैक्टर कॉस्ट एंड द प्रोडक्शन टैक्सेस, यानी ऊपर जो हमने पढ़ा, एंड सब्ट्रैक्ट द प्रोडक्शन सब्सिडीज। अब ये फैक्ट्री है, इसको फैक्टर कॉस्ट जो जो लगा बनाने में, यानी कि लैंड का, लेबर का, इतना प्रॉफिट और इंटरेस्ट, जो रेंट जो दे रहा है, लैंड पे ये रेंट दे रहा है, लेबर को ये सैलरी दे रहा है, ये पैसा इसको लगेगा बनाने में। यानी कि रेंट हो गया, वेजेस हो गया, इंटरेस्ट हो गया, और प्रॉफिट हो गया। एक और चीज इसमें हम लोग को समझने का जरूरत है, डिप्रिसिएशन। क्योंकि अच्छा, एक सेकंड, डिप्रिसिएशन अलग से इसलिए नहीं ऐड करें क्योंकि वो क्या कहते हैं, इंटरेस्ट देने में तो जा ही रहा है। तो डिप्रिसिएशन फिर भी समझना है कि डिप्रिसिएशन भी साथ में हो रहा है। अब इसमें ये प्रोडक्शन टैक्स भी तो दे रहा है गवर्नमेंट को, वो भी तो उसका खर्च है भाई, तो वो तो ऐड करेगा। लेकिन गवर्नमेंट भी तो उसको कुछ सब्सिडी दे रही है, तो वो उसको माइनस करेगा। जब वो उसको माइनस करेगा तब उसको पता चलेगा कि ओरिजिनली उसका टोटल कितना पैसा लग रहा है। ठीक है, these taxes and subsidies are production based, they don't change based on how many units are sold। तो यहाँ रहा आपका, एक सेकंड, हम्म, ठीक है, ये रहा हमारा फॉर्मूला। बेसिक प्राइस क्या है? फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्स। फैक्टर कॉस्ट में भी हमने पढ़ लिया, वेजेस है, रेंट है, आ, ये देखेंगे कहाँ गया, रेंट है, इंटरेस्ट है लोन्स पे, और प्रॉफिट है अपना। और ये जो लोन्स है, इसके साथ यहाँ डेप्रिसिएशन भी चल रहा है, क्योंकि कंपनी का कुछ ना कुछ धीरे 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 खराब भी तो हो रहा है। प्लस उसने जो ऊपर हमने पढ़ा प्रोडक्शन टैक्सेस दिए हैं, उसमें से इसने सब्सिडी माइनस कर लिया, तो ये वो टोटल पैसा है जो एक कंपनी का लग रहा है। ठीक है, टोटल खर्च हो रहा है एक बिजनेस चलाने में। ठीक है, अब आता है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस आपका कैसे किसका कैलकुलेशन हुआ? कंज्यूमर का, यानी कि प्रोडक्ट का। अभी तक हम प्रोडक्शन पर रहे थे, अब हम प्रोडक्ट पे आ गए। मार्केट प्राइस इज द कस्टमर चेकआउट प्राइस, दिस इज द फाइनल प्राइस यू सी ऑन द प्राइस टैग इन ए स्टोर। ये जो हम देखते हैं, ये जो कंपनी डिसाइड करता है कि हाँ इतना सामान ये बंदा भेजेगा, it is the price at which goods are actually bought and sold. So you take the basic price and add product taxes and subtract product subsidies. These are product base and they are applied to every single unit. तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया? मार्केट प्राइस का मतलब हुआ बेसिक प्राइस, यानी कि बेसिक प्राइस भी ऊपर हमने पढ़ा है, जिसमें फैक्टर कॉस्ट हुआ, प्रोडक्शन टैक्स हुआ, और प्रोडक्शन सब्सिडी हटा दिया गया है। ये टोटल मिला के क्या आएगा हमारा? बेसिक प्राइस। प्रोडक्शन टैक्स हटा, सॉरी, प्रोडक्शन टैक्स ऐड हुआ, और प्रोडक्शन सब्सिडीज माइनस हुआ, और उसमें फैक्टर कॉस्ट ऐड हुआ, ये टोटल वो पैसा जो कंपनी एक्चुअली में गवर्नमेंट को दे रही है, गवर्नमेंट को दे रही है। और और फैक्टर कॉस्ट क्या था? वो कॉस्ट जिस लागत पे सामान बनता है।
और बेसिक प्राइस में जब हम प्रोडक्ट टैक्स ऐड करते हैं यानी कि बेसिक प्राइस, उसमें मान लो जीएसटी ऐड कर दिया और उसमें से सब्सिडी माइनस कर दिया, यानी कि जितना सामान नाइट्रोजन को बनाने में लगा 2000, उसमें प्रोडक्ट टैक्स ऐड हो गया 500 का। लेकिन सरकार बोले कि नहीं, 2500 हमारा अफोर्ड नहीं कर सकता लोग, तो हम इसमें से 1500 का सब्सिडी दे देंगे, तो आ गया 1000 रुपया। तो ये 1000 रुपया बन गया मार्केट प्राइस जो कंज्यूमर पे करेगा। तो आई होप दिस वाज वेरी मच क्लियर। अब इसमें यहाँ कुछ भी समझने का ज़रूरत नहीं है। फिर भी एक बार रिवीजन के लिए, एक हो गया हमारा फैक्टर कॉस्ट, एक हमारा हो गया बेसिक कॉस्ट, और एक हमारा हो गया मार्केट प्राइस। ठीक है, या प्राइस या फिर प्राइस भी बोल सकते हैं दोनों को। ठीक है, तो ये हम जीएसटी कैलकुलेट करते हैं। क्यों? हमने जीएसटी में क्या पढ़ा अभी फाइनल गुड्स के बारे में, मार्केट प्राइस पे ही जीएसटी कैलकुलेट होता है जो कंज्यूमर पे कर रहा है। और बाकी का क्या रोल है ये भी हम आगे पढ़ेंगे। तो बेसिकली स्टैंडर्ड फाइनेंशियल क्वार्टर्स इंडिया में क्या है, अभी हमने ऊपर क्वार्टर्स का बात किया था और ईयर्स का बात किया था। ईयर्स में हमने कैलेंडर पढ़ा था और फाइनेंशियल ईयर पढ़ा था। कैलेंडर ईयर अब आप बताओ कब होता है, फाइनेंशियल ईयर कब से कब होता है। और क्वार्टर्स हमने पढ़ा था, तो क्वार्टर्स में क्या है, इंडिया में स्टैंडर्ड क्वार्टर है जिसके बेसिस पे रिपोर्ट्स रिलीज होते हैं। तो अगर मान लो कहीं पे Q1 की रिपोर्ट आई है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि वह अप्रैल से लेकर जून तक का रिपोर्ट है, कि इस साल अप्रैल से जून तक क्या हुआ, तो वो लिखा रहेगा Q1। वो अप्रैल जून नहीं लिखा रहेगा, Q1 लिखा रहेगा, क्योंकि ये पहले से बताया रहता है। Q2 का रिपोर्ट आया है तो वो जुलाई से लेकर सितंबर का रिपोर्ट होगा। अगर Q3 का रिपोर्ट है तो वो अक्टूबर से लेकर दिसंबर का, और अगर Q4 है तो वो जनवरी से लेकर मार्च तक का रिपोर्ट है। अब दूसरे और किस तरीके से रिपोर्ट्स आता है, एक रिपोर्ट्स आता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। दिस कंपेयर्स अ डेटा पॉइंट फ्रॉम ए स्पेसिफिक पीरियड दिस ईयर टू सेम पीरियड लास्ट ईयर। अब ये बहुत सिंपल है समझना, कि मान लो कि जनवरी 2025 में जो कितना सामान बिका, उसको हम सीधे कंपेयर करते हैं जनवरी 2026 से। ठीक है, क्यों? क्योंकि मान लो कि फरवरी में कोई अगर फेस्टिवल है तो उसमें वो सामान ज़्यादा बिका, तो उसको अगर हम इस साल के जनवरी से कंपेयर करेंगे तो दोनों का डेटा सेम नहीं होगा, क्योंकि जो चीज़ जनवरी में होता है वो चीज़ फरवरी में नहीं होता है। इसलिए हम लोग चेक करने के लिए कि पिछले इस साल जनवरी में कितना डेवलपमेंट हमारा आगे बढ़ा, उसके लिए हम उसको पिछले साल के जनवरी से ही कंपेयर करते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ईयर ऑन ईयर। क्वार्ट सॉरी, इस इस जनवरी क्या काम हुआ, इसको हम दूसरे जनवरी से करके देखते हैं, सिंपल। तो इट ऑटोमेटिकली फिल्टर्स आउट सीजनैलिटी। सीजनैलिटी को फिल्टर आउट करना, मान लो कि दिसंबर में क्रिसमस होता है, अगर हम दिसंबर का रिपोर्ट जनवरी से लेंगे तो फिर दिसंबर में क्रिसमस के अराउंड जो केक का सेल हुआ वो जनवरी में तो नहीं बताएगा। लेकिन अगर हम 2025 का दिसंबर लेंगे और देखेंगे अच्छा इस साल क्रिसमस में 10% सेल हुआ था और इस साल 15% हुआ है, तो हमारा ग्रोथ 5% का हुआ है। मान लो इस पिछले साल 15 होता और इस साल 10%, तो हमारा ग्रोथ इस बार 5% लॉस में हो गया है। इसको बोलते हैं ईयर ऑन ईयर निकालना। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्या हुआ, कि सीधे लिखिएगा Q1 2025 में जितना डेवलपमेंट हुआ उतना Q1 2026 में नहीं हुआ, या फिर Q2 2025 में जितना डेवलपमेंट नहीं हुआ Q2 2026 में हुआ। तो now you have to understand that when they are talking about Q1 they are talking about April to June, and when they are talking about Q2 they are talking about July to September. Okay, अभी हमने जीडीपी पढ़ा, अब हमको जीडीपी पढ़ने पे कितना बेटर पिछले वाले डेफिनेशन से आएगा, इसलिए मैंने इसको 2 बार मेंशन किया था। अभी हमने क्या क्या पढ़ा, फैक्टर कॉस्ट पढ़ा, अभी हमने बेसिक प्राइस पढ़ा, अभी हमने मार्केट प्राइस पढ़ा, प्रोडक्शन टैक्स पढ़ा, प्रोडक्ट टैक्स पढ़ा, सब प्रोडक्शन सब्सिडीज पढ़ा, और प्रोडक्ट सब्सिडी पढ़ा, क्वार्टर पढ़ा, ईयर ऑन ईयर पढ़ा, और फाइनेंशियल ईयर का क्या होता है, कैलेंडर ईयर क्या होता है, ये सारा डिटेल हमने पढ़ लिया। अभी क्या हम यहाँ पे समझेंगे, जीडीपी इज द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ और फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब गुड्स सर्विसेज का मतलब आपको पता है, प्रोड्यूस्ड विद इन ए कंट्री बॉर्डर, आप जानते हैं ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड। और ये भी हम जानते हैं कौन से एक साल का बात होता है, रिगार्डलेस ऑफ द प्रोड्यूसर्स नेशनैलिटी।
अभी ऊपर हमने समझा था कि जापान में अगर जापान का कंपनी भी अगर यहाँ पे प्रोडक्ट बना रहा है तो उसको भी हम जीडीपी में काउंट करते हैं। तो अब ये डेफिनेशन कितना पहले से सिंपल लग रहा है। बस यही समझाने के लिए मैंने बोला है कि क्यों हम डेफिनेशन को तोड़ तोड़ के पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या इंक्लूड रहता है? प्रोडक्शन by foreign companies located inside the country. Example, a Japanese car factory in India. इसमें क्या नहीं रहता है? Income earned by the country citizens working abroad. यानी कि बाहर में इंडिया का लोग क्या काम कर रहा है उससे जीडीपी में कोई मतलब नहीं है। एक टेरिटरी यानी कि इंडिया में क्या काम हो रहा है इससे सिर्फ मतलब है। अब इसका फॉर्मूला समझते हैं। जीडीपी इक्वल्स कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स। एक सेकंड रुक जाओ। नाउ लेट मी टीच यू अबाउट जीडीपी। जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और ये बात इसके वर्ड में लिखा है ग्रॉस। अब हम ग्रॉस नेट का फर्क जानते हैं तो हम जानते हैं कि ये एक्चुअल नहीं है, इसमें बहुत कुछ डिडक्ट नहीं किया है। डोमेस्टिक यानी कि एक कंट्री का बात चल रहा है, और प्रोडक्ट यानी कि प्रोडक्ट का बात चल रहा है, फाइनल सामान का, प्रोडक्शन का बात ही नहीं चल रहा है ना। दिस इज सो इजी टू अंडरस्टैंड बट देयर आर लॉट मोर थिंग टू अंडरस्टैंड इन इट, टू लेट अस डू दैट। अब जीडीपी दो साइड से कैलकुलेट होता है, कॉस्ट साइड और प्रोडक्ट साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अगर ये सब नहीं समझ में आएगा तो जीडीपी नहीं समझ में आएगा। टॉपिक नंबर 1 जीडीपी हम समझ रहे हैं। कॉस्ट साइड बताता है सप्लाई को, प्रोडक्ट साइड बताता है डिमांड को। हमने कॉस्ट साइड और प्रोडक्ट साइड सप्लाई डिमांड ऑलरेडी पढ़ लिया है तो वो यहाँ नहीं क्लियर करेंगे, वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है। सप्लाई डिमांड पिछले वीडियो में पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि सप्लाई डिमांड साइक्लिक है, तो अब ये भी बात समझना होगा कि कॉस्ट एंड प्रोडक्ट भी साइक्लिक होगा। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अगर आपने पुराना वीडियो देखा है तो, नहीं देखा है तो ये नई दिमाग में घुसेगा, इसलिए आई विल से कि गो पुराना वीडियो देख लो। तो यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले कॉस्ट साइड से पढ़ते हैं। कॉस्ट साइड का बात चल रहा है सप्लाई वाला सेक्शन। तो अभी हमने पढ़ा फैक्टर प्राइस के बारे में, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। अब मैं एक बार कलर चेंज कर देती हूँ ताकि ये झटपट ना बने। अब मान रहे हैं कि इससे इसका फर्क पड़ता है कि गवर्नमेंट या कंपनी क्या कर रही है, ठीक है। कॉस्ट साइड किसका लगता है? ये तो प्रोडक्शन के लिए है, उनको बनाने में लग रहा है, तो प्रोडक्शन का बात होगा। तो इसमें क्या होगा, कंपनी में कौन कौन है, हर लेवल का एम्प्लॉय होगा, उसको क्या मिलेगा। तो इसका पहला कंजम्पशन आता, इसका पहला टॉपिक आता है कंजम्पशन। एक फैक्ट्री बनाने के बाद वहाँ कंजम्पशन किस चीज़ का हो रहा है? वेजेस का, यानी सैलरी का, पर्क्स का एडिशनली, यानी कि जैसे मान लो किसी के कहीं पे मेडिकल बेनिफिट दे रहे हैं, पीएफ दे रहे हैं, तो ये एक फैक्ट्री को चलाने का खर्च है। दूसरा क्या है? प्रॉपर्टी इनकम। ये ये याद करने वाला टर्म्स है, इसको पता होना चाहिए आपको। ये एग्जाम में डायरेक्ट नहीं पूछेगा, लेकिन इसी के बेसिस पे ही आप आंसर्स बना पाओगे, इसी के बेसिस पे आपको कुछ भी समझ में आएगा, ठीक है। किस चीज़ का बात कर रहे हैं अभी हम? जीएसटी का बात कर रहे हैं। इसमें भी किसमें? कॉस्ट साइड को पकड़ के चल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें प्रॉपर्टी इनकम आएगा। प्रॉपर्टी का इनकम का क्या मतलब हुआ कि फर्म पे कितना पैसा स्पेंड हो रहा है, यानी कि फर्म मतलब फैक्ट्री पे कितना पैसा स्पेंड हो रहा है। हम जो सामान मशीन मंगवाए हैं तो उस पर इंटरेस्ट दे रहे होंगे। हमने लैंड ले रखा है, हम उसका रेंट दे रहे हैं। और फिर जो प्रॉफिट निकल के आ रहा है, अब प्रॉफिट क्यों काउंट हो रहा है कॉस्ट साइड में? ये तो एक क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए। ये इसलिए काम हो रहा है क्योंकि इसी को प्रॉफिट के थ्रू भी वो उस वक्त इंटरेस्ट जाता है, और ये वापस से रीडेवलपमेंट के लिए उस फैक्ट्री में लगता है।
ये सारा पैसा ही अपना ही पैसा ना वापस वो लोग लगाता है और फिर से उससे प्रॉफिट जनरेट करता है, इसलिए ये साइक्लिक था। अब प्रोडक्शन टैक्स, अब ये तो एकदम इजी है, एक्सप्लेन भी नहीं करना है, वो टैक्स जो गवर्नमेंट को देना है। ठीक है। और चौथा आ गया डेप्रिसिएशन। ठीक है। तो कंजम्पशन, प्रॉपर्टी इनकम, प्रोडक्शन टैक्स और डेप्रिसिएशन, ये मिला के क्या बनता है? कॉस्ट साइड ऑफ, क्या? ऑब्वियसली बात है कि जीडीपी। ठीक है। ये डिसाइड हुआ। अभी क्या है, हमने क्या पढ़ा था कि जीडीपी का प्रोडक्ट साइड भी है। एक सेकंड। हाँ। अब दूसरा नंबर क्या आ गया? प्रोडक्ट साइड ऑफ जीडीपी। अब यहाँ से इसको मिला के चलते हैं पहले तो। यहाँ हमने क्या पढ़ा है? कंजम्पशन। तो अब मान लो कि जब कंजम्पशन होगा तो फिर, सॉरी कंजम्पशन ही ना था, सॉरी, एक सेकंड। 1 सेकंड, आई हैव बीन कंफ्यूज विद टू वर्ड्स, तो मैंने वो गलत बता दिया। डोंट वरी, यहाँ पे होगा कॉम्पेंसेशन। ठीक है। ये तो कंपेंसेशन जा रहा है ना। ठीक है। तो यहाँ हो गया कंपेंसेशन। अब प्रोडक्ट साइड में इससे क्या होगा? कंजम्पशन होगा। यानी कि अगर आपको वेजेस मिला, पर्क्स मिला, तो आपने उससे क्या किया? फैक्ट्री के बंदे को अगर वेजेस मिलेगा तो वो जाके क्या करेगा? उससे खर्च करेगा भाई। वो भी अपना ग्रोसरी खरीदेगा, वो भी कुछ मतलब शॉपिंग करेगा। तो ये कंजम्पशन हुआ, नंबर वन। नंबर टू क्या था? प्रॉपर्टी इनकम, यानी कि फर्म पे स्पेंड कर रहा है इंटरेस्ट पे, तो ये पैसा भी तो किसी 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 को जा रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे? ग्रॉस प्राइवेट डोमेस्टिक। और ये पैसा इतना खर्च क्यों कर रहा है फर्म पे? उससे क्या जनरेट होगा? प्रॉफिट। तो ये क्या लॉस हुआ है? नहीं, ये तो इन्वेस्टमेंट हुआ जो ये लोग कर रहा है। तीसरा, ये लोग क्या दे रहा है? प्रोडक्शन टैक्स दे रहा था। किसको दे रहा था? गवर्नमेंट को दे रहा था। तो ये क्या हो गया? यहाँ पे गवर्नमेंट का कंजम्पशन बन गया। ये बस दिखा रहा है, अच्छा एक सेकंड पहले ये समझते, गवर्नमेंट कंजम्पशन बन गया। अब गवर्नमेंट पे इन्वेस्टमेंट करेगी ना, उसको टैक्स मिला है तो गवर्नमेंट में भी स्कूल्स बनवाएगी, गवर्नमेंट में भी वाटर सैनिटेशन पे ध्यान देगी, कुछ भी करेगी गवर्नमेंट, इससे डेवलपमेंट करेगी गवर्नमेंट टैक्स से। ठीक है। और फाइनली एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स इन द सेंस क्या है, यहाँ पे बात चल रहा है कि अब इसने डेप्रिसिएशन हो गया इसका, तो अब इसको कुछ ना कुछ बाहर से इंपोर्ट करना है। बाहर से नहीं करना है, कहीं से भी इंपोर्ट करना है कि हाँ हमें अपना टेक्नोलॉजी सुधारना है। और ये बहुत सारी अपने जो ये प्रोडक्ट बना रही है ये बाहर बेच भी रही है। तो इसका इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट जब आएगा तो वो क्या बनेगा? उसका नेट एक्सपोर्ट बनेगा ऑफ गुड एंड सर्विस। अभी मान लो कि हम यहाँ क्यों गुड एंड सर्विस का एक्सपोर्ट समझ रहे हैं, हम कंसीडर करके चलते हैं कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट का सिचुएशन हमेशा रहे कि एक्सपोर्ट ज़्यादा हो और इंपोर्ट कम हो। पर ये कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है। तो अभी एक पेज में समझते हैं। जीडीपी इज लाइक अ बुक, अ बुक विथ 2 पेजेस। व्हाट हैपेंस हियर, उसका एक रिएक्शन यहाँ आता है। अगर गवर्नमेंट, एक मिनट रुको, अब कलर चेंज करने दो। हाँ। अगर गवर्नमेंट, कहाँ पे लिखा है, हाँ, कंजम्पशन कंपेंसेशन करती है, वेजेस देती है, पर्क्स देती है, तो इससे लोगों को सैलरी मिल रही है। सैलरी मिलने के बाद लोग उससे ग्रोसरी खरीद रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है? किसी और को पैसा मिल रहा है। तो एक तरह से डेवलपमेंट कहीं भी रुक नहीं रहा है, कंपनी प्रॉफिट बना रही है,
वो वेजेस दे रही है, वेजेस वाला बंदा कहीं जाके और खर्च कर रहा है, उससे किसी और बंदे को मिल रहा है, फिर वो पैसा कहीं से घूम फिर के फिर यहाँ आ रहा है, तो ये एक क्या हुआ, साइक्लिक काम चल रहा है। ठीक है। प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट कर रही है तो फॉर्म बन रहा है, उसी फॉर्म से क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट से फिर से उसी के पास प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। प्रोडक्शन टैक्स लग रहा है, प्रोडक्शन टैक्स का क्या मतलब हो गया कि गवर्नमेंट को दे रही है पैसा, फिर गवर्नमेंट उससे डेवलपमेंट कर रही है, तो ये भी डेवलपमेंट बन रहा है। डिप्रिसिएशन हो रहा है, तो ये सामान बेच रही है, फिर कहीं से सामान ला रहा है, तो इससे ये एक तरीके से क्या हो गया कि जीडीपी में साइक्लिक काम चल रहा है। यहाँ का बेनिफिट यहाँ आ रहा है, यहाँ का बेनिफिट यहाँ, सब एक दूसरे से इन्फ्लुएंस्ड है, क्योंकि हम कंट्री के डोमेस्टिक चीज़ों की बात कर रहे हैं। तो अब ये सब आते हैं साइक्लिक नेचर, सप्लाई डिमांड का। अरे सप्लाई होगा तो डिमांड आएगा, डिमांड होगा तो फिर सप्लाई बढ़ाएगा, यही होता है ना, साइक्लिक, हमने पढ़ा ना पिछली बार। तो अब आपको जीडीपी, अब वापस चलते हैं हमारे डेफिनेशन पे, जहाँ पे हमने इसको पढ़ा था, क्योंकि मैं सोची एक बार मैं डेफिनेशन दूंगी तो ये बहुत हेवी लगेगा, समझ ही नहीं आएगा। अब देखते हैं यहाँ पे जीडीपी का क्या मतलब हो गया, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट का स्पेंडिंग और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ये कौन सा जीडीपी का साइड हुआ, प्रोडक्ट साइड, ये तो हम जानते ही हैं। इसको क्या बोलेंगे हम, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स। सी बोले तो कंजम्पशन, आई बोले तो इन्वेस्टमेंट, जी बोले तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग, और एक्स क्या है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। आई होप कि जीडीपी का साइड क्लियर है। इसका क्या रेलिवेंसी है, रेलिवेंसी ये है कि जब आपको रिपोर्ट्स पढ़ना पड़ेगा कि जीडीपी का कंजम्पशन साइड में इतना ग्रोथ हुआ, प्रोडक्शन में इतना ग्रोथ हुआ, तो आपको ये समझ में आएगा। इफ़ यू वांट प्लीज़, आई विल सजेस्ट कि इसका स्क्रीनशॉट ले लो और वीडियो देखोगे तो फिर समझ में आएगा, इतना खिच पिच में भी, क्यों मैंने बोला कि राइटिंग पे ध्यान नहीं देना है, जो समझा रहे हैं पहले वो समझना है। अभी दूसरा क्या है, जब ये आपने पढ़ लिया, अब जीडीपी में भी तो टाइप होता होगा, एक ही टाइप का जीडीपी थोड़ी है। अब जीडीपी नंबर 1 है नॉमिनल जीडीपी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। जीडीपी नंबर 2 है रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी क्या है, जो फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। फेस वैल्यू का क्या मतलब हुआ, यानी कि ये 2025 है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक कैलेंडर ईयर में क्या डेवलपमेंट हुआ, या फिर अप्रैल से लेकर मार्च तक क्या डेवलपमेंट हुआ, ये हम लोग डिसाइड करेंगे एक साल का, उसको बोलेंगे नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, जैसे कि जीडीपी ओनली फॉर ईयर 2025 इफ वी आर कैलकुलेटिंग, तो इस साल क्या क्या हुआ, तो इसको हम बोलेंगे नॉमिनल जीडीपी। और इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, करेंट मार्केट प्राइस पे। ये भी याद करने वाला चीज़ है, और ये वर्ड भी, करेंट मार्केट प्राइस पे इसको हम कैलकुलेट करते हैं, यानी कि अभी करेंट 2025 में इस चीज़ का क्या दाम है, इसको हम बोलेंगे नॉमिनल जीडीपी। इस साल का तो होता है ना कि इस साल 7.5% का ग्रोथ हुआ, तो ये हमको लेकिन लग रहा है कि ग्रोथ हुआ। अब हमको कैसे पता चलेगा कि सच में ग्रोथ हुआ या नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक दूसरा टर्म आता है, इन्फ्लेशन। You do not have to go deep in inflation right now because inflation is a very vast concept और इसका पूरा एक टॉपिक ही अलग लगेगा। तो इन्फ्लेशन में भी बस इतना समझते हैं कि ये एक सामान है, गुड्स है, इसका सामान, इसका दाम 2024 में 5 रुपया था, और ये सेम सामान 2025 में 7 रुपया का बिक रहा था। हो सकता है कि इसका डिमांड ज़्यादा हो और इसका सप्लाई कम हो, तो इसको मैच करने के लिए इसका दाम बढ़ा दिया गया हो। ये तो हम जानते हैं, ये कॉन्सेप्ट तो हमने पार्ट 2 में पढ़ा है। अगर कोई अभी 4 सामान खरीदेगा तो वो टोटल 28 का रुपीस का हुआ, पर यही सामान कोई 2024 में खरीदता तो उसको 20 रुपए का 20 रुपए का मिल जाता। तो 20 रुपए के साथ 28 रुपया, यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि इस साल की हमने ये ज़्यादा कमा लिया,
पर ऐसा नहीं है, आपने वही उतना ही सामान तब भी बेचा, उतना ही सामान अभी बेचा, बट क्योंकि सप्लाई कम हो गया तो उस चीज का दाम बढ़ गया। इसी चीज को बोलते हैं इन्फ्लेशन। तो ऐसा फील होता है कि हाँ, बहुत ज्यादा महंगाई, मतलब ये सामान 28 का है अब, तो हमने ज्यादा अर्न कर लिया। अब मान लो कि कंपनी कंट्री का जीडीपी अगर लग रहा है, तो अगर मान लो कि दोनों साल का सेम रखते हैं, 15 15 15 15 15, ठीक है, और 15, तो ऐसे तो 60 60 हो रहा है। लेकिन अगर इस साल हम जोड़ेंगे इसका 20 सामान, तो हमारा जीडीपी कितना है, 80 आया। और इस साल का जीडीपी हम जोड़ेंगे तो हमारा जीडीपी 88 जाएगा, तो हमको लगेगा कि ग्रोथ हुआ। लेकिन क्या ज्यादा लोग हमसे खरीदा? नहीं। ज्यादा सामान बिका? नहीं। सामान हमारा उतना ही बिका, लेकिन क्योंकि कम था तो उसका प्राइस हम बढ़ा दिए, तो हमारा क्या हुआ, ग्रोथ कुछ नहीं हुआ। पर लग रहा है कि ग्रोथ हुआ है 8 रुपए का। लेकिन वो सिर्फ 8 रुपए प्राइस बढ़ा है क्योंकि सप्लाई कम है। ठीक है। लेकिन ये बात कैसे पता चलेगा? ये बात तो तभी पता चलेगा जब हम अ, उसको 2024 से कंपेयर किए, राइट। तो बस यही चीज बता रहा है यहाँ पे कि जब 2025 में हमने कैलकुलेट कर लिया करंट मार्केट प्राइस पे, तो उसको हम एक बेस ईयर से मैच करेंगे। ठीक है। बेस ईयर क्या होता है? बेस ईयर गवर्नमेंट डिसाइड करता है। करेंटली 2011-12 है, लेकिन 2011-12 की चीज को 2025-26 से कैलकुलेट करना अभी के टाइम में सीम्स वेरी अनयूजुअल, बिकॉज लाइफ हैज चेंज्ड अ लॉट एंड पीपल कंजम्पशन हैज राइजन अ लॉट। तो इसलिए गवर्नमेंट ने भी डिसाइड किया है कि इसको चेंज कर देगी फरवरी में जो बजट आएगा उसमें। इसलिए अभी इसमें हम डेटाज में बिल्कुल नहीं जा रहे हैं, स्टैट्स को कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि डेटा पुराना रेलेवेंट रहेगा लेकिन यूजफुल नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा टाइमिंग ही चेंज कर दिया जाएगा। तो अभी क्या हो रहा है कि 2011-12 में जो प्राइस था, मान लो कि अभी किसी चीज का प्राइस 100 है, 2011-12 में 25 था, तो हम लोग देखेंगे कि 50 रुपया ही उसका ग्रोथ हुआ है, बाकी का 50 तो ओरिजिनल है ही। ठीक है। तो इसको कैसे समझेंगे? इसको समझते हैं ग्रोथ परसेंटेज के थ्रू। तो ये हमने पढ़ा अभी नॉमिनल जीडीपी, उसके बाद हमने पढ़ा रियल जीडीपी। ये नॉमिनल जीडीपी 1 साल का बताता है, तो इसको करेंट मार्केट प्राइस पे देखते हैं। रियल जीडीपी हमारा एक बेस ईयर से कंपेयर होने के बाद बताता है कि कितना ग्रोथ हुआ है, इसलिए उसको हम रियल जीडीपी भी बोलते हैं, और इसको हम कांस्टेंट प्राइसेस पे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ना कि करंट पे नॉमिनल और रियल होता है कांस्टेंट पे। तो जैसे कि मान लेते हैं कि जीडीपी का ग्रोथ हमको इस साल का बताया गया है 7% है हमारा 2025 का, एक मान के चलते हैं। और 2011-12 से जब उसको हम कंपेयर किए, तो ये हम 7% क्या बोलेंगे, हमारा नॉमिनल जीडीपी है। फिर जब कोई पूछेगा कि रियल जीडीपी क्या है, तो रियल जीडीपी हमारा हो जाएगा, अभी 7 था, मान लो 2014 11-12 में 4% था, तो हमारा रियल जीडीपी ग्रोथ कितना हुआ है, सिर्फ 3% का हुआ है। ठीक है। ये बताने का कोशिश कर रहा है कि पिछले बार से कितना ग्रोथ हुआ है। लेकिन अभी है कि 2011-12 में लाइफ ही सिनेरियो पूरा अलग था, 2025-26 में पूरा अलग है, इसलिए हम लोग डिसाइड अभी किया गया कि 2022-23 को बना दिया जाएगा बेस ईयर। उसके बाद कंपैरिजन होगा तो डेटा चेंज हो जाएगा, और ये सब बात है। तो ये भी समझ में आ गया होगा। तो यही ग्रोथ परसेंटेज होता है। ग्रोथ परसेंटेज का क्या मतलब हुआ, इसको बोलते हैं स्पीडोमीटर ऑफ इकोनॉमी, देखने के लिए कि इकोनॉमी कितने स्पीड से बढ़ रही है। ठीक है। ये कैलकुलेट कैसे होता है? तो ये दो तरीके से कैलकुलेट होता है, ईयर ऑन ईयर से और क्वार्टर ऑन क्वार्टर से। इसी चीज के लिए मैंने पहले ही बता दिया था। तो अब हम ईयर ऑन ईयर को समझ सकते हैं कि हाँ, जैन 2025 से जैन 2026 को कैलकुलेट किया जा रहा होगा। और एन क्वार्टर ऑन क्वार्टर का मतलब हुआ कि क्वार्टर 1 ऑफ 2025 से क्वार्टर 1 ऑफ 2026 को कैलकुलेट किया जा रहा है। तो
अब तो बिल्कुल ही समझ में आने में बिल्कुल कोई दिक्कत हो नहीं रहा होगा। अब देख लेते हैं यहाँ जाके डेफिनेशन आइस, ताकि अब समझ में आए। तो ये समझ में आया। अब नाउ वी विल लुक फॉर एनडीपी। अभी तक हम पढ़े थे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अब हम पढ़ेंगे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो हम जब 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 भी नेट का कॉन्सेप्ट है तो हम जानते हैं कि कुछ एडिशनल सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो एनडीपी इज द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री बॉर्डर आफ्टर अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन वियर एंड टीयर। यानी कि जीडीपी जो भी था हमारा, उसमें से हमारे डिप्रिसिएशन को बस माइनस कर दिया गया। यानी कि कंट्री 7,000 करोड़ का काम हुआ एक साल में, लेकिन हमको पता है कि इसमें से कुछ पैसा कहाँ खर्च हुआ, कुछ मशीन्स को सही करने में। मान लो 2,000 करोड़ खत्म हो गया, तो ये 5,000 करोड़ हुआ। ये 7,000 करोड़ था जीडीपी, ये 5,000 करोड़ गया एनडीपी। ये है ग्रॉस, ये है नेट। पर अभी भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट का बात कर रहे हैं, यानी कि एक कंट्री के बॉर्डर का बात कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे सिमिलर है। ठीक है। तो फिजिकल वियर टियर होता है, और भी बहुत सारा चीज हो सकता है। मान लो कि ऑब्सोलेंसेस हो। ऑब्सोलेंसेस इसका मतलब हो गया कि कोई टेक्नोलॉजी था जो इतना साल से तो रेलेवेंट था, लेकिन अब आउटडेटेड है। तो तो वो भी काउंट होगा। कोई डैमेज ही हो गया एक्सीडेंटल। एक सेकेंड। हम्म कोई एक्सीडेंटल डैमेज ही हो गया, तो ये सारा चीज हट जाता है, माइनस हो जाता है इस 2,000 करोड़ में। फिर हमारा एनडीपी आ जाता है। एनडीपी इसलिए जरूरी होता है समझना कि मेंटेन करने से ग्रोइंग का समझ में आएगा। अब मान लो कि 7,000 करोड़ एक इकोनॉमी में लगा, लेकिन अगर उसमें से 5,000 करोड़ सिर्फ डिप्रिसिएशन फिक्स करने में चला गया होता, तो एक्चुअल में तो कंट्री का 2,000 करोड़ का ग्रोथ हुआ। यानी कि क्या है, असली में तो कंट्री लैग कर रहा है, डेवलप तो कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग तो अपना पुराना कचरा ठीक करने में ही सारा पैसा बर्बाद कर दे रहे हैं। तो जी, यानी कि अगर जीडीपी में डिप्रिसिएशन ही ज्यादा है, यानी कि वो डेवलपमेंट नहीं हुआ। ठीक है। दूसरा बात होता है एनडीपी में फैक्टर समझने का जरूरत है। एक सेकेंड रुक जाओ। हम्म हम्म, अब यहाँ एनडीपी में हम कुछ फैक्टर को समझते हैं। ये है एनडीपी, ठीक है। तो ये हम समझ गए कि ये जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन है। जीडीपी तो हम जानते हैं C+I+G+X, इसमें से माइनस डी हो गया, तो ये हो गया एनडीपी। फॉर्मूला इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया ताकि समझ में आए। लेकिन मान लो कि एक कंपनी है, कंपनी को बोला गवर्नमेंट ने। हाँ, कंपनी में अगर आपने देखा कि, सॉरी डिस्टरबेंस के लिए, कि एआई, कंपनी को बोला गया, गवर्नमेंट ने बोला कि आप एआई लेके आओ। अभी आप एआई फैसिलिटी अपनी कंपनी को दो, बाद में आप डिप्रिसिएशन दिखा के 60% तक क्लेम कर लेना। ये एक इनर बात हुआ, ठीक है, अंदर का बात। तो अब ये सब बात है, इसीलिए कभी भी जीडीपी को, एक इकोनॉमी के जीडीपी को दूसरे इकोनॉमी के जीडीपी से कंपेयर किया जाता है, पर इसको नहीं किया जाता है। ठीक है, एनडीपी को। क्यों? क्योंकि एनडीपी मैनिपुलेटिव होता है। ये बहुत सारे इनर टर्म्स की वजह से ही। अब क्यों ऐसा मान रहे हैं कि गवर्नमेंट इसको अपने पॉलिसी टूल की तरह यूज करती है, इंसेंटिव टूल की तरह, कि गवर्नमेंट बोली कि एआई का सर्वर खरीद लीजिए, नेक्स्ट ईयर आप 60% डिप्रिसिएशन दिखाइएगा, तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरह से कंपनी इस चीज को मैनिपुलेट कर दी। दूसरा यहाँ पे एक फैक्टर आता है, विंडो ड्रेसिंग टूल। विंडो ड्रेसिंग टूल का क्या मतलब हो गया? अब कंपनी देख रही है कि इस साल हम इतना डिप्रिसिएशन तो नहीं दिखा सकते, तो क्या हुआ, बोला गया कि ये एक, मान लो कि एक कुछ भी सामान था, पीजी था, नॉर्मल सा ले लेते, ये बेसिकली 2 ही साल चल सकता है। लेकिन अगर कंपनी डिसाइड करती है कि ये 10 साल और चलेगा,
तो मान लो कि अगर हम 2 साल बाद इसका एक्सपायरी देखने वाले हैं, तो हमको लगेगा ना कि हाँ 2 ही साल है, इसको जल्दी जल्दी ठीक करते हैं। लेकिन अगर हम देखें अच्छा ये तो 10 साल बाद एक्सपायर होगा, तो लगेगा कि हाँ ठीक है अभी तो काम चल सकता है। तो कंपनी अगर डिसाइड कर ले कि ये रोड ही है, ये रोड हमको पता है कि 2 साल में खराब हो जाएगा, लेकिन कंपनी कहते हैं नहीं अभी 10 साल तो और चलेगा, तो फिर इस रोड का वैल्यू अभी डिप्रिसिएट नहीं करेगा। ठीक है, बस इसीलिए डिप्रिसिएशन यहाँ पे एनडीपी एक मैनिपुलेटिव टूल की तरह यूज करती है, इसीलिए हम लोग इसको कंपेयर नहीं करते हैं। और क्यों ये ऐसा करती है? ताकि उनकी इकोनॉमी प्रॉफिटेबल लगे। अब जैसे कि समझते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। कंपनी प्रॉफिटेबल क्यों लगनी चाहिए? हम क्यों दिखा रहे हैं, या फिर हमारी इकोनॉमी क्यों प्रॉफिटेबल लगनी चाहिए, दोनों पर्सपेक्टिव से समझते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि कंपनी कंपनी इसलिए बोलेंगे, बैंक भी हम पढ़ रहे हैं साथ में फाइनेंस में। यहाँ पे दो तरह का टूल आता है, एक आता है एफडीआई, दूसरा आता है एफपीआई, और इसको हम बोलते हैं एफआईआई भी। एक मिनट। आई डोंट नो व्हाई द दिस इज लैगिंग। एक हो गया एफडीआई, हो गया एफपीआई, एफआई। एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब होता है फॉरेन पोर्टफोलियो, या फिर यहाँ आई भी है ना, एफपी में एफपी है और इसमें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आई स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट। तो गवर्नमेंट चाहती है कि उसके कंपनी में इन्वेस्टमेंट आए, कंपनी भी चाहती है, गवर्नमेंट भी चाहती है। तो अब दो तरीके का इन्वेस्टमेंट होता है, एक होता है एफडीआई, एक होता है एफपीआई। इसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट, इसको बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो। ये होता है कि एप्पल है, एप्पल ने डिसाइड किया कि हम यहाँ पे इंडिया में हमारा आउटलेट खोलेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ क्या होगा, हमारे कंट्री में तो इनकम जनरेट होगा। पहले तो वो लैंड खरीदेगा, प्रोडक्शन टैक्स देगा, उसके बाद फिर वो पहले तो क्या बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट का काम करेगा। ये हम जानते हैं फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। फैक्टर कॉस्ट यानी कि वेजेस देगा, कैपिटल देगा, रेंट देगा, फिर ना उसका प्रॉफिट जनरेट होगा। प्रॉफिट जनरेट होगा तो फिर वहां से भी वो टैक्स देगा इनडायरेक्ट। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारे लोगों को काम मिलेगा, फिर हमारे लोग उससे खर्च करेंगे, खर्च करेंगे तो फिर दूसरे किसी को पैसा मिलेगा, और इस साइक्लिक नेचर की वजह से सबका मिला के क्या होगा, इकोनॉमी का डेवलपमेंट होगा। इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि गवर्नमेंट के पास आए ऐसा कुछ। ठीक है, तो अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कब होगा, जब ये कंपनी 10% से ज़्यादा स्टेक लगाएगी इंडिया में अपना, जो भी उसका टोटल वर्थ होगा उसका 10% से ज़्यादा का। ठीक है, इससे जॉब मिलेगा, और इसको डायरेक्ट इसके लिए एफडीआई पॉलिसी गवर्नमेंट बना रखा है, उसके थ्रू ही कोई काम होता है। अब दूसरा समझते हैं एफआईआई। इसमें जैसे कि म्यूचुअल फंड्स हो गया, या और तरह का गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया, इन सब में ये सब एक्सप्लेन्ड है पहले से। ठीक है, तो इसमें जब कोई इन्वेस्ट करता है शॉर्ट टर्म के लिए, कि हाँ एक कंपनी स्टार्ट हुई, मान लो इसने कंपनी स्टार्ट की, अब ये लोग इस कंपनी में पैसा लगाएं, तो जब इनको इस कंपनी में प्रॉफिट दिखेगा तो ये अपना प्रॉफिट देख के ये पैसा निकाल के चले जाएंगे। तो ये लोग कुछ दिन के लिए इन्वेस्ट किए हैं, लेकिन ये जब तक इन्वेस्ट किए रहेंगे, मान लो इस कंपनी को चलाने के लिए पैसा चाहिए, तो हम बाहर बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगा तब ना हम यहाँ पे अपना पैसा मेरा सेफ रहेगा और ये लोग लगाएगा, फिर जब अभी के लिए मेरा काम हो जाएगा तो मेरा कंपनी भी चलते रहेगा, और बाद में फिर प्रॉफिट होगा तो हम इसको डिविडेंड बोल के इन लोग को दे देंगे। हम जानते हैं डिविडेंड क्या होता है, हमने फाइनेंस में पढ़ा है। डिविडेंड वो होता है कि कंपनी का शेयर होल्डर्स पैसा लगा के रखा है, ये लोग कौन होगा, शेयर होल्डर्स ही होगा ना। एक सेकंड। तो कंपनी का शेयर होल्डर वाला लोग पैसा लगा के रखा है, तो जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तो ये इस इन लोग को लौटाएगा डिविडेंड बोल के, तो ये लोग ले लेगा पैसा। उसके बाद अगर ये लोग इन्वेस्टमेंट बंद करना चाहता है तो बंद कर लेगा, वापस पैसा लगाना चाहता है तो वापस पैसा लगा लेगा। तो एफ आई आई को हम क्या बोलेंगे, वोलाटाइल बोलेंगे, क्योंकि ये रिस्की है।
कभी भी पैसा आ सकता है, कभी भी पैसा ले जाने का ये लोग सोच सकता है, ठीक है। और इसका रूल्स कौन बनाता है? सेबी बनाता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये बात तो हम जानते ही हैं। तो ये भी समझ में आ गया। तीसरा हमारा आ जाता है यहाँ पे जीएनपी। अभी तक हम क्या पढ़े? जीडीपी पढ़े, एनडीपी पढ़े, अब हम आ गए जीएनपी पे। जीएनपी के बाद ग्रॉस, आई थिंक ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं एक बार, पहले यहाँ से समझ लेंगे तब यहाँ पे पढ़ेंगे। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, GNP is a total value of all final goods and services produced by the normal residents of a country, regardless of where they are in the world. अब यहाँ पे डोमेस्टिक वर्ड हट गया। अब यहाँ पे क्या आया है कि अगर आप जापान में भी हैं, पर अगर आप एक इंडियन हैं, वहाँ काम कर रहे हैं, तो आप जो पैसा कमा रहे हैं वो भी इंडिया के जीएनपी में ऐड होता है। और अगर आप इंडिया में कमा रहे हैं तो वो तो बिल्कुल ही ऐड होता है। तो यहाँ नेशनलिटी पे फोकस है और ओनरशिप पे। इनकम अर्न्ड बाय रेसिडेंट्स ये इंक्लूडेड है, फ्रॉम ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, रेमिटांसेस एंड प्रॉफिट फ्रॉम अब्रोड। तो मान लो कि कोई बाहर से कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है, मतलब इंडियन ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर रेमिटांसेस कर रहे हैं। रेमिटांसेस का मतलब होता है कि मान लो कि अगर मान लो आप बाहर में रहते हो ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन अगर आप इंडिया में आपका फैमिली है तो आप कमा के पैसे भेजते हो, तो वो भी ट्रांजेक्शन इंडियन अकाउंट में होता है, इसलिए उसको काउंट करते हैं। इनकम अर्न्ड बाय फॉरेन नेशनल विद इन द डोमेस्टिक कंट्री को नहीं काउंट किया जाता है। यानी कि जापानी बंदा जो इंडिया में काम कर रहा है उसको हम नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि तो वो बाहर ही भेज देगा। और जो वो खर्च कर रहा है और जो सामान वामान खरीद के पैसा बर्बाद, सॉरी पैसा दे रहा है, वो तो जीडीपी में ऑलरेडी कैलकुलेट हो ही रहा है। तो जीएनपी क्या हो गया? जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अभी हम जीडीपी प्लस एनएफआईए का कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे, तो इसमें जीडीपी है और एनएफआई है। और हम अगर इसको एक दूसरे लैंग्वेज में अगर समझना चाहते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगा कि हर समय एनएफआई अगर आपको नहीं याद रहता है, तो जीडीपी का, सॉरी जीएनपी का मतलब हो गया जीडीपी प्लस रो। रो का मतलब हो गया रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। तो अगर आप इंडियन सिटीजन हैं और आप कहीं भी हैं दुनिया में, तो वो आपका जीएनपी में काउंट होता है, आपका कमाई, ठीक है। अभी आ जाते हैं हम लोग लास्ट हमारे इस पे, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। फिर यहाँ पे अभी देखे थे हम, जीएनपी था, ग्रॉस नेशनल ग्रॉस, इसमें से कुछ ना कुछ माइनस होकर एनएनपी आ जाएगा। तो एनएनपी इज द टोटल वैल्यू produced by a nation resident after subtracting again depreciation. It is considered the purest measure of national income. एक सेकेंड, चलो समझते हैं इसको थोड़ा सा डिटेल में। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेशनल इनकम हम क्यों बोल रहे हैं? एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेशनल इनकम। लेट्स अंडरस्टैंड। पहले तो हम जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन है ये। जीएनपी क्या था? जीडीपी प्लस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या फिर नेशनल फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को सीएफसी भी बोलते हैं। कहीं पे सीएफसी वर्ड लिखा रहा है तो अंडरस्टैंड कि डेप्रिसिएशन की बात हो रही है। अभी हमने यहाँ पे देखा कि फैक्टर कॉस्ट के बारे में अभी हमने पढ़ा। क्यों पढ़ा था? इसका रीज़न तो रहा होगा ना। तो फैक्टर कॉस्ट मतलब क्या होता है? एक्चुअल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। हमने पढ़ा था बेसिक प्राइस। बेसिक प्राइस में हमने पढ़ा था कि प्रोडक्ट का प्राइस प्लस प्रोडक्शन का टैक्स और माइनस प्रोडक्शन की सब्सिडीज। और फिर हमने पढ़ा था मार्केट प्राइस, जिसमें बेसिक प्राइस यानी कि ये प्लस प्रोडक्ट टैक्स माइनस प्रोडक्ट सब्सिडीज।
प्रोडक्ट टैक्स माइनस प्रोडक्ट सब्सिडीज। ये हमने देखा कि जीडीपी के लिए था। जीडीपी हमेशा मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट होता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि जीडीपी इज कैलकुलेटेड एट विच प्राइस, तो हम समझ जाएंगे कि वो मार्केट पे कैलकुलेट होता है। तो इसको हम प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इनकम क्यों बोलते हैं? कि हम क्योंकि हम कहाँ गया, सॉरी, एनएनपी को फैक्टर प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। यानी कि टैक्स देने से पहले, प्रोडक्शन टैक्स देने से पहले और प्रोडक्शन सब्सिडीज देने से भी पहले जो प्राइस एक्चुअल में लग रहा है वो हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है। इसलिए हम इसको प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इनकम ऑफ ए कंट्री बोलते हैं। नाउ वी गॉट इट। यानी कि ये इसका लेना देना डेवलपमेंट से नहीं है, कंपैरिजन से नहीं है, या फिर वैल्यू दिखाने से नहीं है। ये एक कंपनी, एक कंट्री क्या प्रोड्यूस कर रही है, कितने में, वो है। ठीक है, इसलिए हम इसको प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेशनल इनकम बोल देते हैं। मार्केट प्राइस के बारे में हम जान गए कि जीडीपी को मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है। अभी क्यों मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है, तो इसको भी समझेंगे। ये कंपनी 80 रुपये में एक सामान बनाई, यानी कि इसका फैक्टर प्राइस। गवर्नमेंट इसको 10 रुपया सब्सिडी दिया, ठीक है, इस 80 रुपये में। तो ये बनाई कितना में, 70 में। इसको सब्सिडी कितना मिला, 10 रुपया का। अब पहले क्या होता था कि इस पे जीडीपी कैलकुलेट होता था, तो ये तो फॉल्स जीडीपी क्रिएट हो जाता था, क्योंकि ये 10 रुपया किसका था, ऑब्वियस सा बात है गवर्नमेंट का ही था। तो इस पे जीडीपी कैसे निकलेगा? अब इसके बाद भी क्या होता था, 80 रुपये पे जीडीपी निकल जाता था, उसके बाद ये लोग इनडायरेक्ट टैक्स लगाया, यानी कि जो प्रोडक्ट टैक्स है जो हम लोगों को देना है। अब मान लो 80 रुपया का सामान पर 40 रुपया का टैक्स लगाया, 120। हम कितना पे कर रहे हैं, 120। गवर्नमेंट को टैक्स कितना पे मिल रहा है, 80 रुपया पे। उसमें से भी गवर्नमेंट का टैक्स कितना है, 10 रुपया गवर्नमेंट का ही है। तो गवर्नमेंट को क्या मिल रहा है, कुछ भी नहीं, फॉल्स जीडीपी क्रिएट हो जा रहा है। इसके लिए गवर्नमेंट डिसाइड किया कि जो कंज्यूमर पे करते हैं फाइनल प्राइस, हम उस पे जीडीपी कैलकुलेट करेंगे। जो कंपनी खुद बना रही है, जो उसको प्रोडक्शन करने में लग रहा है, उस पे हम एनएनपी कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ एक थर्ड फैक्टर का एंट्री होता है। अब मान लो ना कि गवर्नमेंट को एग्रीकल्चर से कितना बेनिफिट हुआ, इंडस्ट्री से कितना बेनिफिट हुआ, उसके बाद क्या कहते हैं सर्विसेज से कितना बेनिफिट हुआ, और मशीनरी से कितना बेनिफिट हुआ, ये गवर्नमेंट को पता ही नहीं चला, क्योंकि हम तो एक बार में नेशनल इनकम निकाल रहे हैं सामान का। पर सेक्टोरल डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, कितना का हो रहा है हर सेक्टर का, ये हमको कैसे पता चलेगा? वापस से हम अपने केक के एग्जाम्पल पे चलेंगे। हमने केक बनाया था, वीट जो था हमारा, उसको 50 रुपये में फार्मर बेचा। उसके बाद फिर क्या कहते हैं ब्रेड वाला, उसको 50 में खरीदा और 100 लगा के बेचा। ये उसका अपना प्रॉफिट था। उसके बाद फिर क्या कहते हैं केक वाला 150 में खरीदा, वो भी 100 अपना लगाया, प्रॉफिट किया 250। ठीक है, मतलब उसका टोटल। और फिर फाइनल प्राइस आगे हमारा 300। क्यों? क्योंकि 250 प्लस 50 टैक्स लगा था। टैक्स तो डायरेक्ट गवर्नमेंट को मिल ही जाता है, तो 250 इसका ये हो गया। अब क्या देखेगा गवर्नमेंट कि वीट यानी कि फार्मर लेवल, ब्रेड यानी कि इंडस्ट्री लेवल, केक यानी कि हम सर्विस लेवल एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं। तो वीट वाले का कितना डेवलपमेंट है, वीट का +50 का। ब्रेड इंडस्ट्री से कितना आ रहा है सरकार को, 100।
क्योंकि ये सब लोग तो टैक्स पे करता है। केक वाले का डेवलपमेंट कितना हुआ, +100 का। तो इन लोगों का ये डेवलपमेंट है। इन लोगों को हम नहीं देख रहे, हम बस इस एरिया को देख रहे हैं। एग्री लेवल, इंडस्ट्री लेवल, सर्विस लेवल। तो ये 3 लेवल का मिला के यहाँ 50 तो सरकार देखेगा, अच्छा इस एरिया से 50 का ही डेवलपमेंट हुआ है, इस एरिया का 100 का हुआ है, इस एरिया का 100, तो इसका 50 हुआ है, ठीक है, इसमें हम लोग और अपना इनपुट डालेंगे ताकि इस एरिया का और डेवलपमेंट हो। यहाँ 100 सरकार देखेगा तो बोलेगा हाँ गुड गुड, तो हम इसको और टारगेट बढ़ाते हैं। ये सरकार देखेगा गुड तो है, लेकिन सर्विस का डेवलपमेंट इससे ज़्यादा होना चाहिए, तो वहाँ पे और डेवलपमेंट गवर्नमेंट करेगा। लेकिन इससे सरकार को सेक्टोरल डेवलपमेंट के बारे में पता चल गया कि इस एरिया का इतना डेवलपमेंट है, ये एरिया डेवलप नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ हमको और पैसा देना है, राइट। इस तरीके से हमारा टोटल एरियाज एक्चुअल में डिवाइडेड है। अब फिर से हम कहानी छोड़ के इकोनॉमी लेवल पे बात करेंगे। डायरेक्ट डेफिनेशन पढ़ने से आई नो नहीं समझ में आता है, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, इसलिए आई एम ट्राइंग टू मेक इट इजी फॉर यू। पहला सेक्टर हमारा एग्री का है, फॉरेस्ट्री का है, फिशिंग का है। दूसरा सेक्टर हमारा माइनिंग का है। तीसरा सेक्टर हमारा मैन्युफैक्चरिंग का है, और मैन्युफैक्चरिंग अभी इंडिया का मेन हार्ट है मेक इन इंडिया का, ठीक है, मेक इन इंडिया स्कीम है गवर्नमेंट का। चौथा आ गया हमारा इलेक्ट्रिसिटी, ये पीडीएफ में नहीं मिलेगा, यू हैव टू रीड इट हियर ओनली। कंस्ट्रक्शन का है, तो ये जब मैं पूरा लिख लूँ तो आई सजेस्ट कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये क्या है, ये सब सर्विसेज है, यानी कि सर्विसेज का है। सातवां सेक्टर हमारा फाइनेंस, रियल एस्टेट है, और आठवां सेक्टर हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। तो ये आठों सेक्टर का क्या डेवलपमेंट चल रहा है ये गवर्नमेंट को पता होना चाहिए ना, तो ये भी तो निकालना पड़ेगा। अब जीडीपी तो टोटल पे निकल रहा है, इन सब का लास्ट में डेवलपमेंट कितना हो रहा है, कौन कितना कंट्रीब्यूट कर दिया, सॉरी ये टोटल कितना हुआ, ये मिला के एक ही बार में जीडीपी आ रहा है। ये टोटल मिला के क्या कितना का काम कर रहा है, कैसे, ये एनएनपी हो गया। पर ये लोग अलग अलग कितना कितना सेक्टर में कंट्रीब्यूट कर रहा है ताकि हमको पता चले कि इस पे कितना कितना पैसा लगाना है। तो इसके लिए हमारा टर्म आता है यहाँ पे जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड। कौन से सेक्टर ने कितना वैल्यू ऐड किया है हमारे जीडीपी में, ये पता करेंगे। तो ये कैसे कैलकुलेट होगा, अब ये आता है हमारा बेसिक प्राइस पे। तो हर प्राइस का क्या कंसर्न था, वो उसका सॉरी क्या नीड था वो पता चल गया। बेसिक प्राइस का हम क्या फॉर्मूला कर रहे थे, फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्स माइनस प्रोडक्शन सब्सिडीज। और प्रोडक्शन टैक्स हमको पता है क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट हमको पता है क्या होता है। जब हम सीधा सीधा सब बात है कि जब हम एनएनपी में प्रोडक्शन टैक्स ऐड कर देते हैं और उसमें से सब्सिडीज को माइनस कर देते हैं, तो ये बन जाता है हमारा जीवी ए, यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड। इससे पता चल जाता है कि कौन सा सेक्टर कितना डेवलपमेंट में वैल्यू एडिशन कर रहा है, ठीक है। आई होप दिस वाज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अब ये बिल्कुल भी हैवी नहीं लग रहा होगा समझने में। क्यों कैलकुलेट हो रहा है जीबी बेसिक प्राइस पे, बिकॉज इट्स सपोज टू कैलकुलेट द ग्रोथ। प्रोडक्शन टैक्स इसमें क्यों ऐड हो रहा है, क्योंकि ये टैक्स भी कंपनी पे कर रही है। तो इससे पता चलता है कि जब कंपनी टैक्स भी तो वही पे कर पा रही है जो उस लायक है ना, जो लायबल है। तो अगर
कैलकुलेट नहीं करेगी ग्रोथ ऑफ द सेक्टर, तो गवर्नमेंट वोंट काउंट इट ऑन सब्सिडीज, राइट? तो सब्सिडी गवर्नमेंट को नहीं काउंट करना है, हम क्या दे रहे हैं गवर्नमेंट वो थोड़ी काउंट करेगी, वो तो माइनस ही करके उसको एक्चुअल पता करना है ना कि ये कितना दे रही है। अगर गवर्नमेंट का सब्सिडी भी ऐड करके बोलो, मतलब 70 रुपया का काम कर रहा है, 20 रुपया अगर मान लो कि उसको प्रोडक्शन टैक्स देना है और 10 रुपया गवर्नमेंट का भी सब्सिडी ऐड करके दिखा देगा, तो उसका वो 100 लगेगा, जबकि वो एक्चुअल में 90 है, तो गवर्नमेंट उसमें से माइनस करती है ताकि उसको पता चले कि 10 रुपया अच्छा हमारा है। ये गवर्नमेंट अपने एग्जिस्ट करने के लिए 20 रुपया दे रही है, लेकिन सॉरी कंपनी, लेकिन दे तो रही है, तो इसको ऐड करते हैं हम ग्रॉस वैल्यू ऐड करने में कि अच्छा ये सेक्टर इतना दे रहा है। हम दूसरा यहाँ पे टर्म क्या आ गया, लास्ट टर्म, इसका टर्म टर्म नहीं करूंगी मैं, इसमें आ गया, अभी हम बोले ग्रॉस वैल्यू एडेड, अब हम पढ़ लेंगे नेट वैल्यू एडेड। ऑब्वियस बात है, हम एक बार हर चीज का जीडीपी पढ़ रहे हैं, जिसमें हम जानते हैं टोटल वैल्यू का बात चल रहा है, इसको हम मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी कि हम इसमें प्रोडक्ट टैक्स तो ऐड कर रहे हैं लेकिन प्रोडक्ट सब्सिडीज हटा दे रहे हैं। हम फिर बात कर रहे हैं आपका एनएनपी पे, तो एनएनपी पे हम सिर्फ फैक्टर कॉस्ट को कंसीडर कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। उसके बाद हम बात कर रहे हैं जीडीपी, एनएनपी हो गया, और जीएनपी का बात कर रहे हैं, तो इसमें हम देख रहे हैं कि हम जीडीपी तो ऐड कर ही रहे हैं, प्लस साथ में इसमें हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी कि एनएफआईयू को भी ऐड कर ले रहे हैं। फिर हम बात कर रहे हैं जीवीए का, तो जीवीए में हम समझ रहे हैं कि हम एनएनपी तो ऐड कर ही रहे हैं, पर इसमें से हम प्रोडक्शन सब टैक्स को ऐड करके प्रोडक्शन सब्सिडी को मिटा दे रहे हैं। तो जब हम नेट वैल्यू फिर जब करेंगे, तो ऑब्वियस सा बात है कि एनएनपी प्लस प्रोडक्शन टैक्स माइनस प्रोडक्शन सब्सिडीज माइनस डेप्रिसिएशन, या सीधी बात बोले तो एनवीए का मतलब हो गया जीवीए माइनस डेप्रिसिएशन। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होने वाला। लास्ट में एक जीडीपी पढ़ा हमने, एनडीपी पढ़ा, जीएनपी पढ़ा, एनएनपी पढ़ा और जीवीए पढ़ा। ये वो 4 फैक्टर हैं जिससे हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। अब आपको समझ में आया होगा कि नेशनल इनकम लास्ट में पढ़ना क्यों जरूरी था, क्योंकि हमने कितना वर्ड पढ़ा, सर्विसेज पढ़ा, सेक्टर पढ़ा, सप्लाई डिमांड पढ़ा, ये सब अगर हम पहले नहीं पढ़े रहते तो डायरेक्ट हमको नेशनल इनकम कैसे समझ में आता, इसलिए हमने उसको पहले पढ़ा। तो हमने ये पढ़ लिया कि जीडीपी टोटल नेशनल को कैलकुलेट कर लेती है टेरिटरी मतलब बाउंड्री के, सॉरी ये क्या हो गया, बाउंड्री के अंदर। एनडीपी इसको ही कैलकुलेट करती है, लेकिन इसमें से जो डिप्रिसिएशन है इसको माइनस कर देती है, पर इसको हम कंपेयर क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इसको एक मैनिपुलेटिव टूल की तरह भी यूज किया जाता है। फिर आता है जीएनपी, तो ये यहाँ पे डोमेस्टिक वर्ड हट जाता है और नेशनल वर्ड आ जाता है, यानी कि आप इंडिया के अगर सिटीजन हैं, अगर आप इंडिया में हैं या फॉरेन में हैं, पर अगर आप यहाँ कुछ भी कमाई भेज रहे हैं, किस वे में, रेमिटांसेस के वे में, टैक्सेस के वे में, तो आप काउंटेड हैं। एनएनपी क्या हो गया कि आप फिर काउंटेड तो हैं, लेकिन यहाँ से भी हम डिप्रिसिएशन को हटा देंगे। एम आई राइट? यहाँ तक, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। और जब यहाँ हम हटा देते हैं तो इसको हम प्योरेस्ट फॉर्म समझते हैं हमारे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का। क्यों? क्योंकि ये समझा रहा है कि सारा चीज फैक्टर कॉस्ट पे कैसे बन रहा है। फैक्टर कॉस्ट पे जीएनपी कैलकुलेट होता है, जीडीपी किस पे हो रहा है, मार्केट कॉस्ट पे। फिर आता है जीबीए समझने के लिए कि हर सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो फिर हम इसको बेसिक प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। अभी फैक्टर क्या था, फैक्टर कॉस्ट था जो एक कंपनी ऐसे लगा रही है बनाने में, यानी कि वेजेस जो उसको अपने लेबर्स को देना है, रेंट जो उसको कंपनी में देना है, उसको जो क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट पे करना है, डिप्रिसिएशन पे, और जो उसका अपना प्रॉफिट हो रहा है जो वो वापस से रीडेवलपमेंट में लगाएगी। ये क्या है, फैक्टर कॉस्ट किसके लिए है? वापस जाएंगे हम अपने फर्स्ट वर्ड को जो हम पढ़े थे, एक सेकेंड, यहाँ नहीं है,
नेशनल इनकम पे हम पढ़े थे। हम्म, नेशनल इनकम पे हमने पढ़ा था। बहुत लिख लिया ना हमने। जो हमने पढ़ा था, यानी कि व्हाट हैपेंड ब्रो। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो जो फैक्टर्स है प्रोडक्शन के, लैंड, लेबर, उसके बाद क्या कहते हैं, और दो थे राइट। तो इनको ऐड करके ही इस पे हम फैक्टर कॉस्ट लगाते हैं। मार्केट कॉस्ट जब लगाते हैं तो उसमें प्रोडक्ट टैक्स और प्रोडक्ट सब्सिडी ऐड करते हैं, इसको माइनस करते हैं। और जब हम बेसिक प्राइस लगाते हैं तो उसमें हम प्रोडक्शन टैक्स को ऐड करते हैं, प्रोडक्शन सब्सिडी को माइनस करते हैं। तो आई होप कि दिस मेड सेंस। ये हमने पढ़ लिया जीएनपी। और नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी हमने पढ़ लिया है कि मेजर करता है वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करंट मार्केट प्राइस पे। और रियल जीडीपी बस एडजस्ट कर देता है इन्फ्लेशन को फिक्स्ड बेस ईयर पे। जीडीपी का फॉर्मूला भी यहाँ पे मैंने बता दिया था, सी आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ठीक है। इसका दो फॉर्मूला था, कॉस्ट हमने बताया था और प्रोडक्ट बताया था। प्रोडक्ट होता है इनकम मेथड, इसमें सारे इनकम्स को ऐड करते हैं। और कॉस्ट होता है जो कंपनी लगाती है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। आई होप दिस इज क्लियर। हमारा नेशनल इनकम खत्म हो गया एंड माई लैपटॉप इज कम्प्लीटली डिस्चार्ज। सो आई वुड लाइक टू टेल यू दैट बाय। एंड हम इसको आज ही पोस्ट कर देंगे और कल आपको करंट अफेयर्स मिल जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट वीक फाइनेंस और इकोनॉमिक्स का न्यू टारगेट आएगा। थैंक यू।